अरिहन्तो भगवन्तेन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नात्रयाराधिका पंचैते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु मे मंगलम् कुर्वन्तु मे मंगलम्। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। इसी जयकारी के साथ आज की सत्र को आगे बढ़ाने के लिए मैं सम्मानीय प्रशिक्षिका अ, देवल जोशी मैम से अनुरोध करूंगा कि वह आज के सत्र को आगे बढ़ाएं। और सभी स्कूल संचालकों से अनुरोध है कि सभी अपनी व्यवस्थित जगह पर स्थान ग्रहण कर लें, ताकि जो हमारा कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर बना रहे। जी मैम, स्वागत है आपका। आप कंटिन्यू कर सकते थैंक यू। और आप सभी को जय जिनेन्द्र। और आज का जो प्रशिक्षण वर्ग है, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। ऑफ कोर्स दो हैं। हफ्ते हो गए हैं उसको। और इसके पहले जो हमने प्रशिक्षण लिया था, जो वर्क का मेन जो कंसेप्ट था, वो था आप अपनी जो कार्य प्रणाली है या फिर आपकी स्कूल की जो गतिविधियां हैं, उसके अंदर आपके स्टेक होल्डर को कैसे शामिल करें, आपकी सिस्टम को कैसे स्ट्रांग बनाए। और उसके लिए हमने बहुत सारे एसओपीज को डिजाइन करने की बात की थी। हमने सबसे पहले ये चीज समझी थी कि स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होते हैं और उनके ऊपर क्या क्या इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, कहाँ से रिटर्न आएगा, कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना है। ये सारी चीजें हमने बेहतरीन रूप से कवर की थी। इसके आगे जब हम दूसरे पड़ाव की तरफ गए थे, तो मैंने आपको कुछ कुछ स्ट्रेटेजीज बताई थी, जिसको बोलते हैं हम बिजनेस स्ट्रेटेजी। और हमने इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा डिटेल में विस्तृत वे में चर्चा की थी। और वहीं पे हमने अपने वो जो प्रशिक्षण वर्ग था उसको मुकाम की ओर लेके जाने के लिए वहां पे उसको स्थगित किया था। ये आज का जो प्रशिक्षण वर्ग है, उसके अंदर मैंने जैसे आपको प्रॉमिस किया था कि हम ये प्रशिक्षण वर्ग में बहुत ही डिटेल वे में बिजनेस स्ट्रेटेजी के ऊपर चर्चा करेंगे। बिकॉज हम सबका एक मेन कंसेप्ट, एक मेन पर्पस होता है। जैसे ही हम स्कूल के अंदर आते हैं, शाला एक ऐसी चीज है जहाँ पे हम बहुत सारे ऐसे लोगों को आगे अपने फ्यूचर के लिए नरिश कर सकते हैं, नर्चर कर सकते हैं। हम वहां से ही प्रधानमंत्री को भी बना सकते हैं और वहीं से हम इंजीनियर भी बना सकते हैं, डॉक्टर भी बना सकते हैं। राइट। सो हम जब ये एक समाज को नई दिशा देने का या फिर समाज को बनाने का जब हम कार्य कर रहे हैं, सो हमारे लिए चैलेंज कहाँ पे आती है? चैलेंज हमारे लिए वहां पे आती है जहां हम जो करना चाह रहे हैं समाज के लिए, वो हम एग्जैक्ट वे में उनकी तरफ पहुंचा नहीं पाते। आई थिंक आप सभी लोग इससे अग्री होंगे कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हमें सपोर्ट नहीं मिलता। सपोर्ट कहाँ से नहीं मिलता? सबसे पहली चीज तो सपोर्ट हमें वहां से नहीं मिलता जो हमारे मेन स्टेक होल्डर है। मेन स्टेक होल्डर हमारे कौन हो गए? पेरेंट्स हो गए, जिसके ऊपर हमने बात की थी। राइट। मनोज। दूसरा जो है, नीरज जी आई थिंक आपका माइक, हाँ, ओके। दूसरा जो है जिसके ऊपर हमने बात किया था, वो था हमारा स्टेक होल्डर पोर्शन टू, जिसके ऊपर हमने बहुत ही विस्तृत वे में चर्चा किया था। दैट इज टीचर्स। कि टीचर्स का चुनाव हम कैसे करें, टीचर्स को रिक्रूट करने की प्रत्येक प्रक्रिया क्या हो सकती है, टीचर्स को सस्टेन करने का प्रोसेस क्या हो सकता है। आज ये सारी चीजों से एक स्टेप आगे बढ़ते हुए हम क्या करना चाह रहे हैं? हम ये करना चाह रहे हैं कि हम अपने ब्रांड जो है उसको सस्टेनेबल वे में आगे कैसे बढ़ाएं। बिकॉज हम सभी का मुकाम, लक्ष्यांक तो एक ही है, जिसको हम बोलते हैं कि कोई भी चीज के ऊपर जब भी हम जाना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज हमें ये दिखती है कि मार्केट में हमें सस्टेन होना है। राइट। सो मार्केट जब तक हमारे रिस्पॉन्स में हमें जब तक अपनाएगा नहीं, तब तक हम जो करना चाह रहे हैं वो शायद ही पॉसिबल होगा।
हमें बहुत सारी चीजें करनी है, लेकिन मार्केट में रहने के लिए जगह तो होनी चाहिए। मार्केट हमें अपनाना तो चाहिए जिस हिसाब से हम उसको देख रहे हैं, राइट। सो मार्केट कब अपनाएगा? सो उसके लिए मैंने आपको दो वीडियो साझा किए थे, दो नहीं, एक। दूसरा मैं इसके अंत में आपको पोस्ट लर्निंग के रूप में साझा करूंगी। पहला जो वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको दिखाया था कि ब्लू ओशन स्ट्रेटजी और रेड ओशन स्ट्रेटजी क्या है। उसके अंदर हमने वो जो वीडियो है 5 मिनट का, बहुत ही ब्रीफ वाला वीडियो मैंने आपको शेयर किया था, ताकि आपका समय बहुत ज्यादा ना जाए और आप कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ पाओ। ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी एक ऐसा सिनेरियो है जो हम सभी को इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज्यादा कंपिटेबल बन रहा है। हर एक जगह पे डिजिटलाइजेशन का मोड चल रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि हम सभी को वो सारी चीजें अडॉप्ट करनी ही चाहिए, लेकिन हाँ, मैं जरूर ये कहूंगी कि अगर हमें अपने बच्चों के अंदर, हमारे एंड बेनिफिशियरीज के अंदर कुछ बदलाव लाना है, तो सबसे पहला बदलाव हमारे अंदर जरूरी बनता है एज अ संचालक, राइट। आप शाला के स्कूल के ओनर हो, स्कूल के ओनर से अगर वो बदलाव आना शुरू हुआ, तो ही वो आपके इकोसिस्टम में हर एक जगह पे आपको दिखना शुरू होगा, राइट। और ये चीज को बोलते हुए मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि हम लोगों ने दो मॉडल के ऊपर भी चर्चा की थी इसके पहले के प्रशिक्षण वर्ग में। जो दो मॉडल थे, वो एक मॉडल था ग्रोथ मॉडल और दूसरा मॉडल था सस्टेनेबल मॉडल। हमने इसके ऊपर भी बहुत विस्तृत रूप से चर्चा किया था कि सस्टेनेबल मॉडल कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ग्रोथ मॉडल कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ग्रोथ मॉडल और सस्टेनेबल मॉडल, ये दोनों के जो पैरामीटर्स है, ये हर एक जगह पे, हर एक बिजनेस में हम एप्लीकेबल कर भी सकते हैं, कर नहीं भी सकते। लेकिन आपको क्या देखना है? सबसे पहली चीज जो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रही है, पहले हम उसको कंपेटेबल मोड में समझना शुरू करते हैं। ग्रोथ मॉडल जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हर साल आपको कुछ नई स्ट्रेटेजी डिजाइन करनी है, हर साल आप कुछ एक्सपेंशन का सोच रहे हो, हर साल आप ऐसी कोई स्ट्रेटेजी लेके आ रहे हो जिसकी वजह से आपकी जो स्कूल है उसका ब्रांडिंग जो है वो फर्दर वे में एक्सपैंड हो। ग्रोथ मॉडल स्कूल के लिए हम मुनासिब मानते भी है, कुछ कुछ जगह पे मुनासिब नहीं भी मानते। क्यों? इसके मैं रीजन बता रही हूँ। ग्रोथ मॉडल जो है, जहां पे भी आपकी स्कूल की स्टेबिलिटी आपको डेवलप करनी है, जैसे लेट्स से आपकी शाला का जो कार्य है वो स्टैंडर्ड 1 से स्टैंडर्ड 10th तक है, राइट। आप वहां पे उनको एडमिशन दे रहे हो। अभी ये जो आपका पोर्शन है उससे हट के अगर आप ग्रोथ मॉडल में जाओगे, आप उनको प्री स्कूल में भी कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, आप उनको 11th 12th में भी लाने की कोशिश करोगे, आगे चल के आप वहां पे बीए बीकॉम बीएड ये सारे कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस करने लगोगे। इन शॉर्ट, आप वहां पे कॉलेज भी शुरू करने की कोशिश करोगे। अभी होगा क्या? आपका जो मेन फोटे था 1 to 10 स्टैंडर्ड वाला, जहां पे आपको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था, आपके जो पार्टनर्स थे वो भी आपको बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव हो रहे थे कि हाँ चलो, हमारी स्कूल से जिन्होंने नर्सरी जूनियर सीनियर किया है वो लोग आपकी स्कूल में फर्स्ट स्टैंडर्ड से आएंगे, और 10th स्टैंडर्ड के बाद आप किसी और स्कूल में जिसको भेज रहे थे। तो ये एक क्या हो रहा था, ये एक कोलैबोरेशन हो रहा था। आपके जो भी कोलैबोरेटर्स है वो आपको कॉम्पिटिटर नहीं मान रहे थे, और इसीलिए वो आपसे सेफ फील कर रहे थे। तो आपका ब्लू ओशन जो है ना, वो स्ट्रेट वे में चल रहा था, क्योंकि ना ही आप उनकी कंपटीशन को टच कर रहे हो, ना वो आपकी कंपटीशन में घुस रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे ही आपने ये ग्रोथ मॉडल, बिकॉज आपकी एक एक्सपेक्टेशन है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे और ग्रो होना है, तो आपने वो सारी चीजों में कहीं ना कहीं अपना एक्सपेंडेशन शुरू किया। अभी होगा क्या? जहां से आपको एडमिशन्स मिल रहे थे प्री स्कूल से, जो बच्चे पास होके आपके फर्स्ट स्टैंडर्ड में आ रहे थे, उन लोगों को आपसे इनसिक्योरिटी होने लगी। क्यों? क्योंकि आपने भी प्री स्कूल स्टार्ट कर दिया। अभी वो क्या करेंगे? उनके जो एडमिशन्स है वो शायद आपकी स्कूल में नहीं भेजेंगे, या फिर शायद आपकी स्कूल में भी भेजेंगे और दूसरी स्कूल को भी वो अप्रोच करना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी वो आपको कोलैबोरेटर नहीं मान रहे, अभी वो आपको क्या मान रहे? कॉम्पिटिटर मान रहे, राइट। तो यहाँ पे आपका जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं कट शॉर्ट होना शुरू हो गया।
आगे चल के आपने 11th 12th भी शुरू कर दिया है, तो वहां पे भी आपके जो दूसरे कोलैबोरेटर थे जिनको एक सिक्योरिटी थी कि यहाँ से 10th स्टैंडर्ड पास करके आने वाला बच्चा हमारे पास ही आएगा, उनको भी इनसिक्योरिटी होने लगी आपसे। सो वो भी कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को कोई डैमेज करने की पॉसिबिलिटी जनरेट करेंगे। सो ये क्या हो गया, आपने पहले तो ब्लू ओशन में अपना मार्केट अपना बिजनेस सस्टेन करके रखा था, आप बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जैसे ही आपने दूसरी जगह पे फैलाना शुरू किया अपना मॉडल, वहां पे आपने ही अपना ब्लू ओशन जो है वो रेड ओशन में कन्वर्ट कर दिया। राइट? अग्री? यहां तक समझ में आ गया? यस और नो? आई थिंक मुझे सिर्फ और सिर्फ विवेक जी दिख रहे हैं। सो इफ आई कैन आस्क विवेक जी टू पुट या योर हैंड्स अप एंड डाउन। इसको जी, मानता हूँ। हाँ हाँ हाँ, अभी मुझे मानता सब। हूँ क्योंकि मैंने भी इस चीज को पिछले एक महीने में महसूस किया है। तो हाँ जी, मैं कह सकता हूँ कि जैसे ही हम किसी नई फील्ड में बढ़ते हैं तो जो हमारे सपोर्टर होते हैं वो कॉम्पिटिटर में बदल जाते हैं। ये मेरे साथ पिछले एक महीने में हुआ है। परफेक्ट परफेक्ट। सो यू आर द लाइव एग्जाम्पल, मैं आपको ही एग्जाम्पल के तौर पे कंसिडर कर रही हूँ। सो हुआ क्या, हमने अपने ब्लू ओशन को ऑटोमेटिकली रेड ओशन में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया और कंपटीशन कट थ्रोट कंपटीशन होना शुरू हो गई। राइट? सो ये जगह पे मैं आपको ये बोलूंगी कि आपने ग्रोथ मॉडल को अक्वायर तो किया, लेकिन आपका ग्रोथ मॉडल किस हिसाब से होना चाहिए था? ग्रोथ मॉडल शायद आपका जो फोकस है ना, वो फोकस आपने कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर दिया। आपकी जो यूएसपी है, जो आपकी मेन फोटे है, जिसके लिए आपकी ब्रांड जानी जाती थी अब तक, उसी के अंदर अगर आपने थोड़ा बहुत इनोवेशन किया होता, तो शायद आपका जो ब्लू ओशन है ना वो बहुत ज्यादा वे में ग्रो कर पाता। लेकिन आपने क्या किया, आपका जो मेन मार्केट है उसको छोड़ के आपने दूसरे मार्केट के अंदर अपनी चीजों को एक्सपैंड करना शुरू किया। वो मार्केट आपके लिए नया है, वो कॉम्पिटिटर्स भी आपके लिए नए हैं, अभी आपने कुछ समझा नहीं है वो मार्केट के बारे में। शायद हो सकता है कि वो धीरे धीरे मार्केट वो फ्रेंडली होना शुरू हो जाए, लेकिन शुरू शुरू में वो मार्केट आपके लिए रेड ओशन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। सो ये जो पर्टिकुलर मॉडल है, ये हमें क्या सिखाता है कि हम जहां पे भी सस्टेनेबल मॉडल के ऊपर काम करना शुरू करते हैं, जैसे स्कूल के एडमिशंस, फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड, लेट्स से यही एक हमारा एग्जांपल है, उसको ही हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। राइट? कि मेरा जो फोटे था, वो मेरा फोटे ये था कि मुझे फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक अपनी स्कूल को रन करना था, लेकिन अब मैंने थोड़ा एक्सपेंशन ज्यादा कर लिया, हर एक जगह पे मुझे मार्केट चाहिए। तो इसकी वजह से मेरा सस्टेनेबल मॉडल जो था उसमें भी मैंने ब्रेक लगा दिया, और ग्रोथ मॉडल तो मेरे पास एनी हाउ नहीं आ रहा है। राइट? यहाँ पे मैं एडवाइस करूंगी कि सस्टेनेबल मॉडल, दिवांशी मैम मैं आपके पास थोड़ी देर में आ रही हूँ, मुझे ये सिर्फ कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर हम बात करते हैं, है ना? ओके। सो सस्टेनेबल एंड ग्रोथ, ठीक है। सो आपका फोकस, सबसे पहले तो ये चीज आपको समझनी है कि आपको कौन सा मॉडल सूट करेगा। सो इसके लिए सबसे पहली जो चीज मैं आपको बोलूंगी कि यू शुड हैव क्वेश्चनरी रेडी विथ यू। आपके पास वो सारे क्वेश्चनरी रेडी होने चाहिए कि मुझे ग्रोथ मॉडल सिलेक्ट करना है कि सस्टेनेबल मॉडल सिलेक्ट करना है। ठीक है? सो क्वेश्चन वन क्या होना चाहिए? क्वेश्चन वन ये होना चाहिए कि अगर मैं मेरे बिजनेस को कहीं ना कहीं एक्सपैंडेशन मोड में लेके जा रहा हूं, सो क्या मेरा जो ये बिजनेस है जो अभी प्रॉपर वे में रन कर रहा है, उसको लॉस मिलेगा या फिर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी? सबसे पहला क्वेश्चन, क्योंकि वही तो हम सबकी नीड है ना? दूसरा क्वेश्चन, मैं जब भी ग्रोथ मॉडल या फिर सस्टेनेबल मॉडल दोनों में से किसी में भी स्विच कर रहा हूं, या फिर मेरा जो बिजनेस मॉडल जो मैं अभी अक्वायर कर रहा हूं उसके अंदर मुझे और ज्यादा मार्केट को अक्वायर करना है, सो कौन सी ऐसी चीज है जो मेरे मार्केट को मेरी तरफ से चाहिए, और वो मैं हर बार देने के लिए प्रयास कर रहा हूं और मैं करता रहूंगा एज पर द पार्ट ऑफ इनोवेशन। मैंने थोड़ा बहुत ही किया है इनोवेशन को, हम इस तरह से देखते हैं कि जैसे हमारे पास मोतीचूर का लड्डू है। राइट? सभी को पता है ना मोतीचूर का लड्डू। ओके। उसके हर एक फॉर्म आते हैं। मोतीचूर की जो वो मोती है, चूरे हैं, वो भी
अलग वे में मिलते हैं, उसके लड्डू नहीं बनते और ऐसे ही मिलते हैं लूज में, राइट। दूसरा एक होता है जो मोतीचूर का लड्डू बना के हमने दे दिया। तीसरी एक चीज ये होती है कि मोतीचूर के लड्डू को अलग अलग कलर्स में, अलग अलग वैरायटी में वो लोग सर्व करते हैं। चौथी एक चीज ये भी होती है कि मोतीचूर के लड्डू के ऊपर वो गार्निशिंग करके देते हैं, शायद वो बादाम की पतरी लगा के देते हैं, पिस्ता का गार्निशिंग करके देते हैं। हर एक चीज जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन सबसे पहली चीज जो हमारा अट्रैक्शन कैप्चर कर रही है वो क्या है? वो एज पर आर नीड है। हम सबकी नीड अलग अलग है। हमारी नीड, हमारा टेस्ट उस दिन के लिए जिस पर्टिकुलर नीड के लिए एक्वायर होगा वही चीज हम वहां से लेके जाएंगे। अग्री? भले ही चाहे वो 50 वैरायटी दिखाए मोतीचूर की, लेकिन हमारी जो नीड है उस हिसाब से ही हम मोतीचूर लेंगे। अग्री कर रहे हो इसमें? राइट। सो ये एक चीज जो है ना वो आपको समझनी है कि आपके पास जितने भी पेरेंट एज अ एंड यूजर आ रहे हैं उनकी नीड क्या है आपसे, राइट। वो आपसे उसी में खुश है क्योंकि आप प्री स्कूल चला रहे हो, यस, दैट इज गुड पोर्शन, उनकी नीड यही है। लेकिन अगर वो बार बार आपसे यही सवाल पूछ रहे हैं कि सर आपके पास अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड तक कुछ होता ना तो अच्छा रहता हमारे पास, अगर ये उनकी नीड आ रही है, देन दिस इज द टाइम। ये टाइम है जहां पे आपको अपने ग्रोथ मॉडल के ऊपर काम करने की जरूरत है। शायद वो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप अपने बिजनेस को और ज्यादा ग्रो करो, राइट। कुछ कुछ जगह पे ये भी हो सकता है कि मार्केट में ये नीड आ रही है, मार्केट आई मीन टू से पेरेंट्स, है ना, हमारे एंड यूजर्स। कुछ कुछ जगह पे ये भी हो सकता है कि वो एंड यूजर्स ये बोल रहे हैं कि सर हमारे पास स्कूल के बाद हमारे बच्चे घर पे ऐसे ही पड़े रहते हैं, आपने अगर ये सारी चीजें स्कूल के बाद भी करो ना, कुछ उनको एंगेज करने के लिए, जैसे आप प्ले एक्टिविटी सेशंस रखो या फिर और कुछ ऐसे क्लासेस ऑर्गेनाइज कर लो या फिर ट्यूशन क्लासेस उनके लिए यहीं पे अरेंज कर दो, हमारे लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। ये आपको क्या दे रहे हैं? ये हिंट है जो आपके बिजनेस के अंदर, आपकी जो मार्केट है उसके अंदर आपको इनोवेशन लाने के लिए आपको प्रेरणा दे रहे हैं कि आपके कस्टमर आपसे क्या चाह रहे हैं, राइट। धीरे धीरे करके आपको अपना बिजनेस या फिर आपका जो सर्कल है ना उसको एक्सपैंड करना है। एक छोटा सा मैं तरीका आपको समझाती हूँ। हम जब बलून फुलाते हैं, गुब्बारा, राइट, अगर गुब्बारे में अचानक से हवा भर दी तो क्या होगा? फूट जाएगा, राइट। अगर गुब्बारे में धीरे धीरे करके उसको चेक करते हुए हमने उसको फुलाना शुरू किया, क्या होगा? वो हमारे हाथ में सही सलामत रहेगा। उसको हमने नॉट लगाई, हमने गांठ मारी, फिर भी उस टाइम पे क्या होगा? हमने उसका हवा का प्रेशर इस हिसाब से रखा है कि वो हमें गांठ मारने के लिए भी प्रॉपर जगह देगा, राइट। यही एक चीज है जो हमें सीखनी है अपने बिजनेस को, अपनी जो स्किल है, अपना जो मार्केट है उसको एक्सपांड करने के लिए करनी है। आपकी मार्केट की नीड जिस हिसाब से बन रही है ना उस हिसाब से आपके बिजनेस को आगे बढ़ाना है। नहीं कि मेरी एम्बिशन, मेरा डिजायर, मुझे ये बनना है, राइट। मुझे तो शायद मुकेश अंबानी भी बनना होगा, लेकिन मेरा मार्केट मुझे मुकेश अंबानी की तरह देखने के लिए केपेबल है? मेरा मार्केट तो मेरे अंदर वो कोई भी क्वालिटी नहीं दिख रहा है जिसकी वजह से वो मुझे एक्सेप्ट कर पाए कि हाँ ये मुकेश, नेक्स्ट मुकेश अंबानी की तरह चल जाएगी। नहीं। सो इसीलिए क्या होगा, मैं चाहे कितना भी एफर्ट लगा दूं मुकेश अंबानी बनने के लिए, लेकिन मेरे अंदर वो क्वालिटी नहीं है जो मेरा मार्केट देखना चाह रहा है। इसीलिए शायद मैं उनके लिए मुकेश अंबानी नहीं बन पाऊंगी, मेरा मॉडल वहां पे स्टॉप हो जाएगा, मेरा मॉडल वहां पे फेल हो जाएगा, राइट। इतना समझ में आ गया? सो फर्स्ट थिंग जो हमें आज के दिन पे एक टेक अवे के रूप में लेनी है वो ये चीज है कि हमें अपने जो बिजनेस है, हमारा जो ये स्कूल का जो हम संचालन कर रहे हैं उसके अंदर हमारा मॉडल जो है उसमें कौन सी ऐसी प्रक्रिया हमें डालनी है जिसकी वजह से हमारा मॉडल, बिजनेस मॉडल जो है वो एक्सपेंशन मोड में जाए, ग्रोथ मोड में जाए। क्योंकि हमें हर बार, चाहे सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल ले लो चाहे ग्रोथ मॉडल ले लो, लेकिन हमें एंड ऑफ द डे क्या चाहिए? हमारा प्रॉफिट बनना चाहिए, बस इतना ही हमारा एंड विजन है, राइट। सो इसके लिए आपको ये सारी चीजें, सबसे पहले एनालिसिस, एनालिसिस फ्रॉम योर मार्केट। दूसरी चीज, आपको अपने लिए एनालिसिस करना है कि मेरा यूएसपी क्या है,
मेरे बिजनेस के अंदर सबसे इजीएस्ट वे, सबसे कंफर्ट वे मेरा कहाँ पे आ रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमें सीखनी पड़ती है, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमें बाय डिफॉल्ट आ जाती है, राइट। जैसे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे मुझे रिप्लाई किया है कि मार्केटिंग का तो हम खुद ही देखते हैं। मैं इसमें क्वेश्चन इसलिए नहीं करना चाहूंगी कि शायद ये हो सके कि उनके अंदर वो वाली जो स्ट्रेटेजी है ना, वो वाली जो स्किल है ना, कि मैं बात करता हूँ ना तो ऐसे टर्न अप हो जाता है बिजनेस, या फिर एडमिशन ऐसे ही निकल जाता है, राइट। वो कॉन्फिडेंस है शायद आपके अंदर, इसीलिए शायद आप वो कर रहे हो खुद से, राइट। या फिर कहीं कहीं जगह पे ये हो सकता है कि आपको किसी जो दूसरे पर्सन को आपने काम दिया है वहां से इतना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए शायद आपको ये लग रहा है कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, जब तक नया बंदा नहीं मिल जाता या मिल जाती तब तक मैं ही कर लेता हूँ। या फिर तीसरी पोर्शन ये भी हो सकती है कि आपने बहुत लोगों को प्रशिक्षण देने की कोशिश की लेकिन कोई निकल के आ ही नहीं रहा है। जो एक्सपेक्टेशन आपकी है उसमें कहीं ना कहीं एरर ही आ रही है। आपका जो बिजनेस मॉडल है या फिर आपकी जो यूएसपी है, आपकी स्कूल की जो इमेज है, वो एग्जैक्ट वे में वहां पे जा ही नहीं रही है, राइट। तीनों की तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, और तीनों की तीनों पॉसिबिलिटी को मैं वेलकम करती हूँ। क्यों? क्योंकि हर एक जगह पे हर एक चीज जो है ना, उसके कुछ कुछ पहलू निकल के आते हैं, और वो पहलू के ऊपर हम आगे बात करेंगे। लेकिन जहां पे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टाफ की कमी, ओके। हाँ, शायद ये भी हो सकता है कि हम इतने स्केलेबल पर्सन को या फिर इतने स्किलफुल पर्सन को नहीं ढूंढ पा रहे हैं अब तक, कि जो हमारी जगह लेके और वो सारी चीजों को अक्वायर कर सके। आई एम सेइंग कि कोई भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैं उसको वेलकम करती हूँ अभी के लिए। क्यों? क्योंकि आप अपना शो खुद से रन कर रहे हो, आप सेटिस्फाइड हो, दैट इज वेल डन। अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ ये मेरी स्किल है, मेरा पोर्शन है, मेरा फोटे है, मैं कर सकता हूं, वैसा कोई नहीं कर सकता, बेस्ट, नहीं छोड़िएगा उसे। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे अंदर भी वो नहीं है, लेकिन दूसरों के अंदर भी मैं वो नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, दिस इज द टाइम जहां पे आपको अपनी स्ट्रेटेजी को रीयूटिलाइज करना है, आपको अपनी स्ट्रेटेजी को रीफ्रेम करना है। ठीक है, डन। ये एक स्लाइड जो है उसके ऊपर मैं कंटिन्यूअसली बात करती रहूंगी, लेकिन अब जब हमें पता चल गया है कि हम कौन से मॉडल से आगे जाएंगे, कौन सा मॉडल हमारे लिए बेहतर है, तो उसके बाद हमें कहाँ पे घुसना है, उसके बाद हमें जाके मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को डिजाइन करना है, राइट। हमें पता चल गया कि मुझे सस्टेनेबल मॉडल में जाना है, हमें पता चल गया कि मुझे ग्रोथ मॉडल में शायद थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। हमें ये भी पता चल गया कि ग्रोथ मॉडल एंड सस्टेनेबल मॉडल दोनों का हाइब्रिड वर्जन जो है वो मेरी स्कूल के लिए एक्सीलेंट वे में काम करेगा। जो मैं अभी तक समझ पा रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो है उनको मैं टिक मार्क करके दे सकती हूँ कि आपके लिए हाइब्रिड मॉडल दैट इज द परफेक्ट मॉडल। आप अपने एडमिशन्स जो है, पुराने एडमिशन्स उसको सस्टेन कीजिए, नए एडमिशन का रेशियो बनाइए और उसके ऊपर काम कीजिए। नए एडमिशन को किस हिसाब से आप अक्वायर करना चाहोगे, उसके लिए आप थोड़ी ग्रोथ स्ट्रेटेजी बनाइए, दैट इज इट। आपका जो बिजनेस है ना, मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा, दैट इज गारंटेड वन। और मैंने जैसे बोला कि कुछ कुछ लोगों के लिए मैं टिक मार्क करके दे सकती हूँ, राइट। जैसे ही ये मॉडल आपने डेवलप करके दिया, आपने स्टिक कर लिया कि हाँ अभी मुझे इसी के ऊपर काम करना है। मार्केटिंग के टोटल तीन तीन प्रिंसिपल होते हैं। मार्केटिंग हमेशा, जैसे ही आप बिजनेस मॉडल खोलना शुरू करते हो अपने कस्टमर के साथ, लेट्स से एक बहुत ही रॉ एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे ही हम ये वेबिनार ओपन करते हैं, है ना, कोई नया चेहरा आपके सामने दिखता है, सो वो नए चेहरे को जानने से पहले आप क्या करते हो? उनका चेहरा देखने से पहले आपका जो रिसर्च होता है वो कहाँ पे जाता है? एनीवन हु कैन से मी? यस यस सर। जो उनके नीचे नाम लिखा होता है ना, कि कई लोग डिवाइस का नाम भी नहीं बदलते, कई लोग अपने इंस्टीट्यूशन का नाम लिखते, जैसे मेरे नाम के आगे अभी इंस्टीट्यूशन का नाम लिखा हुआ है। जी, तो ये उसकी प्रोफाइल या उसकी कंडीशन को show up करने के लिए बहुत हेल्प करता है, हम उसको नहीं पहचानते। अग्री।
सो पहली चीज जो आप देखते हो वो ये देखते हो कि उनका प्रोफाइल क्या है, राइट। उनको ये चीज के ऊपर क्या तजुर्बा है। आप ये भी शायद देखने की कोशिश करोगे बीइंग एन एजुकेटर कि उन्होंने क्या पढ़ाई की है, वो कितने पढ़े लिखे हैं, ये जो पर्टिकुलर क्लास जो ले रहे हैं उसके ऊपर उनका अनुभव क्या है, शायद ये भी आप सर्च करने की कोशिश करोगे, है ना। सो इन शॉर्ट, ये जो पहला स्टेज है उसको हम बोलते हैं आप अपने आप को एजुकेट करना शुरू कर रहे हो। आप अपने आप को वो सारी चीजें देना शुरू करते हो, कहीं ना कहीं से आप क्वेश्चन पूछते हो, आप नीरज जी से वार्तालाप करते हो कि सर इसके बारे में बताइए, ये मैडम कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या तजुर्बा है, कितने प्रशिक्षण वर्ग लेंगे, अगर उनसे बहुत सारी चीजें जाननी हो तो वो कहाँ पे अवेलेबल होंगे। क्या हुआ, आपने अपने आप को एजुकेट किया। अगर वो एजुकेशन आप क्यूरियस हो तो वहां खुद से आप अपने आप को एजुकेट करोगे। अगर आप क्यूरियस नहीं हो तो क्या होगा, नीरज जी आपको पता है पहले बहुत सारी चीजें, जैसे ये जो प्रशिक्षक है उसके बारे में ये डिटेल है, वो ये कर रही है, उन्होंने ये चीज किया है, फ्लायर क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आपका अटेंशन जाए वहां पे कि ये कोई नया पर्सन आ रहा है, उनके लिए हमें कुछ सोचना है, समझना है, क्या चीज सिखा रहे हैं वो भी हमें जानना है, राइट। एजुकेशन दोनों तरफ से हो सकता है, आप खुद से एजुकेट कर सकते हो, या फिर अगर वो सामने वाले का इंटरेस्ट नहीं बन रहा है तो आपको वहां पे एफर्ट डालनी पड़ेगी। अभी ये एजुकेट कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता रही हूँ, लेकिन सेकेंड स्टेज जो है, जैसे ही आपने अपने आप को एजुकेट कर लिया, हम लोग सब लोग यहाँ पे वेबिनार में आए, एंगेजमेंट शुरू हुआ। मैं आपको बहुत सारी चीजें पूछती हूँ, हम लोग वार्तालाप करते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेस हम करते हैं, पोस्ट लर्निंग सेशन, प्री लर्निंग सेशन। ये क्या हो रहा है, ये यही चीज हो रही है जहां पे मैं आपको कहीं ना कहीं एंगेज करने की कोशिश कर रही हूँ, जिसकी वजह से आपको मेरे ऊपर, या फिर आपको ये कंटिन्यूअस प्राइवेट लर्निंग जो है उसके ऊपर, या फिर शिक्षण समृद्धि जेएसएस जो है हमारा, उसके ऊपर ट्रस्ट डेवलप होना शुरू हो। उसके ऊपर ट्रस्ट अगर आपका डेवलप हुआ भी है तो वो मेंटेन रहे, राइट। सो ये क्यों करना जरूरी है, बिकॉज हमें आपको एंगेज करना है, एंगेज करना है फॉर अ लॉन्गर टाइम। और फिर थर्ड स्टेज क्या आएगा, जहां पे कन्वर्जन निकल के आएगा, वेर यू से नहीं, हमें इस ब्रांड के ऊपर पूरा भरोसा है, हमें ये पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर पूरा ट्रस्ट है, हमारे लिए यहां से जो निकल के आ रहा है वो चीज और कहीं से निकल के नहीं आने वाली। ये जो ट्रस्ट फैक्टर है ना उसको बोलते हैं कन्वर्जन। अभी ये जो तीन चीजें मैंने आपको एक रॉ एग्जांपल से समझाई, यही चीज हमारे स्कूल के साथ भी होती है। जैसे ही हम एडमिशन की प्रोसेस के अंदर घुसते हैं, राइट आफ्टर मार्च, मार्च में एग्जाम आपकी खत्म होती है, उसके बाद आप बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव मोड में इसके ऊपर लग जाते हो, ठीक है। सो वहां पे आपको सबसे पहला जो स्टेज है उसमें आप क्या करते हो, उसमें आप एडवर्टाइजमेंट देते हो, होर्डिंग्स लगाते हो, फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हो एज पर द बजट। शायद शायद आप टीवी पे भी एडवर्टाइजमेंट देते होगे या फिर न्यूज़पेपर पे एडवर्टाइजमेंट देते होगे, राइट। सो वो क्या कर रहे हो, वो एडवर्टाइजमेंट इज जस्ट अ एजुकेशन। आप लोगों को अपनी तरफ से एक संदेश पहुंचा रहे हो कि हम यहाँ पे आपके बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, फ्यूचर को डिजाइन करने के लिए अवेलेबल है मार्केट में, आप आइए हमसे बातचीत कीजिए और हम आपको इसके ऊपर कुछ कुछ काम और कुछ कुछ चर्चा करके आपके साथ डील करने के लिए तैयार है। जैसे इसके पहले वाले प्रशिक्षण वर्ग में भी मैंने आपको बोला था कि हम अपने पेरेंट को एक क्लाइंट या फिर एक कस्टमर नहीं मानते, हम अपने पेरेंट को यही बोलते हैं कि यू आर पार्टनर। आज के जो प्रशिक्षण वर्ग है उसमें मैं आपको ये क्लियर आउट करवा दूंगी, मैं आपको थरोली डाइजेस्ट करवा दूंगी ये चीज कि आप अपने पेरेंट को जब पार्टनर बना रहे हो ना, आपका बिजनेस कितना इजी हो जाता है, राइट। सो ये तीन जो स्टेज है इसको बोलते हैं हम मार्केटिंग फनल, ठीक है। कोई भी जगह पे यही स्टेज और यही प्रोसेस होता है, चाहे कितना भी बड़ा बिजनेस हो कितना छोटा बिजनेस हो, हर एक जगह पे मार्केटिंग फनल एक ही रहती है। अभी जैसे आप आगे चलते हो अपने आप को ये मार्केटिंग फनल के साथ आप कन्वर्ट करते जाना, जस्ट लेट मी नो कि आपको क्या प्रोसेस दिख रहा है इसके अंदर, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला
कि हम अपने क्लाइंट को या फिर हम अपने स्टेक होल्डर्स को एजुकेट करते हैं। एजुकेशन के कितने ऐसे तरीके हैं जो आप अपनी स्कूल के लिए एक्वायर कर रहे हो अभी, मुझे ये जानना है। अगर कोई भी एक पर्सन अनम्यूट करके अपने स्कूल के एजुकेशन की स्ट्रेटेजी के ऊपर बातचीत कर पाए तो आप कैसे एजुकेट करते हो, आप कैसे मार्केटिंग या फिर एडवर्टाइज करते हो अपनी स्कूल के लिए? मैम, सबसे पहली बात तो ये है कि फ्लैक्स लगाते हैं, पम्पलेट्स बांटते हैं, और घर घर जा कर के टीचर जाते हैं, वहाँ इंक्वायरी लेते हैं कि आपके यहाँ पे कोई एडमिशन तो नहीं है। तो इस तरह से जो गांव है वहाँ जा जा के वहाँ प्रचार किया जाता है। फिर न्यूज़पेपर में हमारी न्यूज़ तो साल भर निकलती रहती है, एक कार्यक्रम हो रहा है, इस प्रकार से हो रहा है, तो पूरी साल भर की प्रोसेस रहती है। और सोशल मीडिया में भी, जैसे व्हाट्सएप है तो उसके बाद उसमें भी डालते हैं। आपका क्या बोलते हैं, यूट्यूब चैनल भी है, तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी कार्यक्रम होता है तो साल भर हम लोग इस चीज का प्रचार प्रसार करते हैं। ओके, सो आई थिंक जैसे ही हम एजुकेशन की बात करते हैं, मतलब जैसे ही हम एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं, हमारे दिमाग में ना एक ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट का एक पोस्टर छपना शुरू हो जाता है। जैसे ये सेकंड वाला जो पोस्टर आप देख रहे हो, है ना? हम जनरली यही एक चीज के ऊपर फोकस करते हैं कि हमें सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस करना है, हमें उनको बुलाना है। और इसी वजह से हमारा एक ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट निकलता है, राइट? हमारी स्कूल ये पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए एडमिशन्स को ओपन कर रही है, या फिर हमारे पास इतनी सीट फर्स्ट टू 10th स्टैंडर्ड के लिए अवेलेबल है, आप आओ और एनरोल करो। या फिर हम कभी भी, आपने जैसे बोला, कैंपेन करते हैं गांव टू गांव जाके। सो वहां पे भी हम क्या करते हैं, हमारी ये स्कूल है, हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, और हम बच्चों को अच्छा प्रशिक्षण देते हैं। आप आइए, हमारी स्कूल विजिट कीजिए, और हम आपको देखने के लिए उत्सुक है, राइट? ये हो गया एक ट्रेडिशनल पैटर्न, नथिंग रॉन्ग इन दिस, ठीक है? अगर ये पर्टिकुलर पैटर्न को कोई रॉन्ग बोल रहा है, मैं इसके साथ अग्री नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि हमारा डाइवर्जन जो है, कन्वर्जन जो है, वो ट्रेडिशनल टू मॉडर्न ही जाता है। कोई भी जगह पे आप देख लो, अगर ट्रेडिशनल नहीं है पैटर्न, तो वहां पे मॉडर्नाइजेशन का कोई स्कोप ही नहीं है। अगर आपके पास ट्रेडिशनल बेस बना हुआ है, तो वहां से आप उठ के मॉडर्नाइजेशन के ऊपर जा सकते हो। यहाँ पे मुझे आपको सिर्फ थोड़ा सा एक ट्विस्ट वाला इनोवेशन इसलिए देना है, बिकॉज हम जब भी सस्टेनेबल मॉडल की बात करते हैं, सो सस्टेनेबल मॉडल में हम अपनी स्कूल को बेहतरीन कैसे बता सकते हैं, उसके ऊपर हमारा इनोवेशन जाता है। हमारी स्कूल को एकदम नया बताना, दैट विल नॉट वर्क आउट। उसके साथ हमारा कोई भी तालमेल नहीं है कि हमने हमारी स्कूल को एक नया नाम दे दिया, आपकी ब्रांड गई। अगर ये आप कर रहे हो, राइट? हमने हमारी स्कूल को एक फ्रेंचाइजी के साथ जोड़ दिया है, मतलब जो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहे थे, वो अभी फ्रेंचाइजी के ऊपर कैसे ट्रस्ट कर लेंगे? नॉट पॉसिबल। सो ये वाला जो मॉडल है, दैट इज नोन एज अ ग्रोथ मॉडल। आपने एकदम 360 डिग्री मूव ले लिया, लेकिन आपने सस्टेनेबल मॉडल के अंदर ही थोड़ा बहुत इनोवेशन डाल दिया। लेट्स से आप गांव गांव जाके आपकी स्कूल के बारे में कुछ प्रचार विस्तार करते हो, आप उनको बताते हो कि हमारी स्कूल इतने से इतने स्टैंडर्ड तक बच्चों के लिए प्रशिक्षक देती है और हम बहुत ही अच्छा करते हैं। लेकिन सोचो, आप अगर थ्रू आउट द ईयर यही कार्य करो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने ही हमें इसके ऊपर फोकस करना है, क्योंकि एडमिशन का जो टाइम है वो टाइम तो निर्धारित है। उसी टाइम पे हम एडमिशन लेंगे, जून जुलाई अगस्त। उसके बाद तो आप चाहेंगे फिर भी, अगर बच्चा आपकी स्कूल के अंदर आ भी गया, तो वो पीछे ही चला जाएगा, राइट? तो मैं जनरली ये प्रेफर करती हूँ कि आपकी सबसे पहली चीज जो बताओ, वो ये बताओ कि हम इसी टाइम पे एडमिशन लेते हैं, उसके आगे पीछे ऊपर नीचे हमारे पास एडमिशन का स्कोप ही नहीं है, ठीक है? दूसरी चीज, आप जब भी कहीं पे भी जा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ एडमिशन के बारे में बात करने से अच्छा है आप अपनी स्कूल की गतिविधियों के बारे में रेगुलर बेसिस के ऊपर अपडेट दिया करो। जैसे आपने बताया, हम टेलीविजन के ऊपर जाते हैं, हम प्रेस में बहुत सारे न्यूज देते हैं। सो प्रेस नोट एक ऐसी चीज है जो बहुत ही इजी वे में रिलीज हो जाती है और फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसमें बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगता, ना ही इतना ज्यादा खर्चा लगता है। प्रेस नोट के द्वारा
आपकी स्कूल में कौन कौन सी गतिविधियां हो रही है, उसका अगर आप रेगुलर वे में अपडेशंस डालते रहो, इससे अच्छा और कोई मार्केटिंग का तरीका मैंने नहीं देखा आज तक, राइट। अगर आप न्यूज रिलीज भी देना चाहते हो, बहुत सारी ऐसी न्यूज चैनल्स है जिनको आप इनवाइट कर सकते हो आपके छोटे से फंक्शन के लिए। तो उसमें क्या होगा, आपका जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो भी जीरो हो जाएगा और लोगों तक पहुंचने में भी आपको आसानी रहेगी। तीसरा आपने जो बताया सोशल मीडिया, बेस्ट वे। लेकिन सोशल मीडिया में आप क्या करोगे? सोशल मीडिया में सबसे पहली चीज जो हम करते हैं कि हम खुद से ही अपनी ब्रांड के बारे में बताएं कि मैं ये हूं और मेरी स्कूल ये कर रही है, या फिर मेरी स्कूल में इतनी सारी चीजें हैं और हम इस तरह से अपना एजुकेशन दे रहे हैं। और दूसरी चीज ये हो सकती है कि आपके जो बेनिफिशियरीज है, बच्चे हैं, उनका जो एक एनवायरनमेंट बनता है, नेचुरल क्लासरूम जिसको बोलते हैं, लाइव क्लासरूम। लाइव क्लासरूम में जहाँ पे भी एक्टिविटी हो रही है या फिर जहाँ पे भी ऐसा कुछ, जैसे साइंस का क्लास चल रहा है, विज्ञान का क्लास चल रहा है, और वहां पे कोई टीचर उसको डेमोन्स्ट्रेट करके कोई चीज दिखा रही है, आप जाओ वहां पे, कोई भी टीचर को बोलो कि ऐसी कोई भी गतिविधियां हो रही है आपकी स्कूल प्रेमाइसिस में, उसका छोटा सा क्लिप ले ले और उसको पीछे म्यूजिक डाल के अच्छे से सोशल मीडिया के ऊपर वायरल करो, आपकी स्कूल का नाम डाल के। आप वहां पे कोई भी चीज डिमांड नहीं कर रहे हो कि हमें एडमिशन चाहिए, आप सिर्फ और सिर्फ उनको क्या कर रहे हो, एजुकेट कर रहे हो, राइट। सो ये क्या हुआ, ये एक साइकोलॉजिकली उनको आपने ट्रिगर दिया। जैसे ही हम कोई भी शॉपिंग मॉल के आसपास जाते हैं, राइट, हम खरीदारी करने तो जाते ही है, आपने देखा होगा शॉपिंग मॉल के अंदर, या फिर लेट से डीमार्ट होगा वहां पे, डीमार्ट या फिर कोई पर सुपर मार्केट, कोई भी सुपर मार्केट जहाँ पे छोटी से छोटी और बड़े से बड़ी सारी चीजें मिल जाती है, आसपास होगा ऐसा कोई भी, राइट। आप वहां पे गए भी होगे खरीदारी करने के लिए, एक छोटा सा टूथपेस्ट लेने के लिए आप जाते हो, लेकिन आपने देखा होगा उनका जो एरिया है वो उन्होंने इस तरह से कवर किया है कि टूथपेस्ट जैसी छोटी चीजें, सेफ्टी पिन जैसी छोटी चीजें, वो सारी कोने में रखी हुई है, जिसके तरफ आपको पहुंचने के लिए बहुत सारी ऐसी चैनल्स पास करनी होगी, जहां से आपको कुछ सर्फ एक्सेल दिख जाएगा या फिर किराना की कोई चीज दिख जाएगी, बड़ी बड़ी चीजें, बच्चों के खिलौने ले लो, बच्चों के कपड़े ले लो, वो सारी चीजें ऐसे शोकेस करके रखी होगी। और ये जो सारी चीजें है ना कहीं कोने में छुपा के छोटे से एरिया में रखी होगी। उसका फंडा यही है कि आपको एजुकेट करना है, कि आप भले ही यहाँ पे सिर्फ टूथपेस्ट लेने के लिए आए हो, लेकिन आप एक बार देख के तो जाओ हमारे पास और क्या क्या चीज है। आपने महसूस किया है इसके ऊपर, कभी ना कभी मनोमंथन भी किया होगा कि हमें तो कुछ और लेना था लेकिन इतना सारा बक्सा भर गया हमारा, है ना, जो नहीं जरूरी थी वो सारी चीजें घर में आ गई। हुआ है सबके साथ ये। और वो इसीलिए होता है क्योंकि उनका जो एरिया है, सुपरमार्केट का जो एरिया है, उनका जो अरेंजमेंट है, वो उन्होंने इस तरह से रखा है कि हर एक चीज जो उनकी बहुत ज्यादा हाई रेंज में बिकने वाली चीजें हैं, कोई भी पर्सन उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेगा। मेरी रिक्वायरमेंट 10 रुपए की टूथपेस्ट है, मैं 500 रुपए के टी शर्ट के ऊपर क्यों मेरी नजर घुमाऊंगी? लेकिन वो नजर मेरी जाए वहां पे, मुझे एक बार सोचने का मौका मिले कि हाँ मुझे ये खरीदना है, अच्छी डील है, इसीलिए शायद उन्होंने वहां पे शोकेस में रखा है, राइट। यही चीज बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं एजुकेट करना। अगर बार बार, जी सर आप कुछ बोल रहे हो अरुण सर? नो, ओके, ओके। अगर बार बार कोई भी चीज आपके दिमाग में ट्रिगर होती रहेगी ना, दैट इज द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। आई एम श्योर ये आपने सभी ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि जितनी बार आप वो चीज के ऊपर मनोमंथन करते रहोगे, जितनी बार वो चीज आपके सामने आती रहेगी, आपके दिमाग में वो चीज रजिस्टर होगी ही होगी। और इसको हम एक दूसरे वे में समझते हैं कि हमारी जो मेमोरी है, हमारी मेमोरी फोटो क्लिक करने वाली मेमोरी है। कहीं पे भी हम जाते हैं ना, तो हमारा दिमाग जो है वो कौन सी चीज कहाँ पे किस वे में बोली गई थी उसके ऊपर फोकस नहीं करेगा, लेकिन उसके आसपास का सिचुएशन। आप एक सिंपल सा एग्जांपल और ले लो। आप कहीं बाहर जा रहे हो आपकी गाड़ी से और आपने एक एक्सीडेंट देखा, ठीक है,
एक्सीडेंट में कौन पर्सन कैसे पड़ा हुआ था, उसके साथ क्या हुआ था, किसकी किसके साथ टक्कर हुई, ये सारी चीजें आपको याद रहेगी। लेकिन एक्सीडेंट के बाद वो एक्सीडेंट हुआ और जिसके साथ हुआ उन दोनों के बीच का कम्युनिकेशन आपको याद है कि वो लोग क्या वार्तालाप कर रहे थे? नॉट पॉसिबल। लेकिन आप जैसे ही आंख बंद करोगे ना, आपको ये याद आएगा कि वो एक इधर पड़ा हुआ था, एक इधर पड़ा हुआ था, एक के सिर से खून निकल रहा था। और मेरे हिसाब से तो वो बाइक वाले का प्रॉब्लम था क्योंकि वो रॉन्ग साइड आ रहा था। अभी ये रॉन्ग साइड, राइट साइड, ये सारी चीजें ये आपके दिमाग को किसने बताई? डेटा आपके दिमाग को कुछ भी याद नहीं है। डेटा मतलब जो भी बातचीत हो रही है वो आपके दिमाग को सिर्फ क्या याद रहा? जो भी चीजें उन्हें दिखी, लाउड वे में दिखी। खून लाउड वे, पिक्चर क्लिक कर लिया। बाइक रॉन्ग वे में जा रही थी, पिक्चर क्लिक कर लिया। बाइक और गाड़ी का टक्कर हुआ, पिक्चर क्लिक कर लिया। राइट? सो हमारी जो मेमोरी बनती है ना, वो ऐसे ही सीरीज ऑफ फोटोग्राफ से मेमोरी बनती है। आप भी अपनी मार्केटिंग स्किल को इसी हिसाब से यूज करो, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलना शुरू होगा। एजुकेट इस तरह से करो कि उनके दिमाग में आपकी ब्रांड बार बार रजिस्टर होती रहे। और वो भी कलर्स से डालो, पिक्चर्स से डालो। राइट? एकदम ब्लैक एंड व्हाइट चीजें आप ज्यादा से ज्यादा दिखाओगे, बहुत ज्यादा बोलने वाली चीजें दिखाओगे, उनके दिमाग में रजिस्टर नहीं होगा। जितना आप बहुत ही अच्छे वे में पिक्चर्स क्लिक करवाओगे ना उनसे, बहुत ही इजी वे में उनके दिमाग में रजिस्टर होना शुरू हो जाएगा आपके ब्रांड। ठीक है? सो एजुकेट करना है, सिर्फ आस्किंग नहीं लेना है, सिर्फ पूछना नहीं है, सिर्फ लेना नहीं है कि हाँ हमको एडमिशन दो, हम एडमिशन के लिए यहाँ पे आए हैं। हम यहाँ पे एडमिशन के लिए नहीं आए हैं। क्यों? क्योंकि जून जुलाई अगस्त तो चला गया। अब हम आए हैं सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए। हमारी स्कूल ये कर रही है। ओके? एजुकेशन का दूसरा तरीका जो है, दूसरा पोर्शन जो है, वो है एंगेजमेंट। वो लोग आपके पास आए नहीं आए ठीक बात है, लेकिन आपके पास उनके फोन नंबर्स रजिस्टर हो गए, इंक्वायरी लिस्ट बन गया। वो इंक्वायरी लिस्ट को आपको एज इट इज रख नहीं देना है, उसको रद्दी के लिए संभाल के नहीं रखना है। जितने भी हमारे पास डेटा है, कंटिन्यूअस वे में उनको एंगेज करते रहो। एंगेज कैसे करोगे? कुड बी आप उनको अपना जो प्रोफाइल है, अपनी स्कूल की जो अच्छी क्वालिटीज है उसके बारे में बता सकते हो। आप उनको एज इट इज ओपन इनविटेशन देके कोई भी समारोह में बुला सकते हो। आप उनको आपकी स्कूल का एक माध्यम लेके बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज, जैसे आपने इलेक्शन के लिए अपनी स्कूल को डोनेट किया, या फिर आपने अपनी स्कूल के अंदर ऐसा कोई प्रोग्राम अरेंज किया जहां पे आपके गांव के आसपास के सारे आंगनवाड़ी वर्कर्स वहां पे आए और अपने अपने प्रशिक्षण के बारे में कुछ ना कुछ अनुभव साझा कर रहे हैं। या फिर आपने ऐसा किया कि हाँ चलो, ये एक स्कूल का जो प्रेमाइसिस है वो मैं गांव में एक सेरेमनी हो रही है उसके लिए दे रहा हूं। पीपल शुड विजिट योर थिंग। आपकी ब्रांड के पास वो बार बार घूम के आने चाहिए। कोई भी ऐसा तरीका ढूंढो जिसकी वजह से लोग आपके पास आना शुरू हो। जैसे मैंने बहुत सारे यहाँ पे बैनर्स लगाए हुए हैं, मैंने यहाँ पे पोस्टर्स लगाए हुए हैं। जैसे अभी आपका सेशन खत्म हो गया है, सेशन खत्म होने के बाद आपकी स्कूल बंद रहेगी 2 महीने 3 महीने। राइट? बट उस टाइम पे भी आप लोगों को कैसे इनवाइट कर सकते हो? आप समर कैंप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। लेडीज के लिए कोई सिवन क्लासेस चलते हैं, एम्ब्रॉयडरी क्लासेस चलते हैं, या फिर उनको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कुछ आगे प्रोत्साहन देने के लिए कि वुमेन एम्पावरमेंट कैसे किया जाए, आप घर पे बैठे अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हो, उसके कुछ प्रशिक्षण वर्ग आपने शुरू किए एनजीओ के साथ मिलके। ये सारी चीजें आपकी ब्रांड को कहीं ना कहीं उनके दिमाग में रजिस्टर कर रही है। ये स्कूल, हम ये स्कूल में गए थे, एक बार स्कूल का नाम रजिस्टर हो गया, बार बार वो रजिस्ट्रेशन होता रहेगा। 21 टाइम वो आप सर्कल कंप्लीट कर लो। साइकोलॉजी से कोई भी चीज को आप 21 टाइम कंप्लीशन दे दो तो वो चीज आपकी मेमोरी बन जाती है। फिर अगर नींद में भी उठ के कोई बोलेगा ना कि कहाँ पे कौन सी स्कूल में जाना है, वो भले ही उनके बच्चे नहीं है, वी आर नॉट बॉदर ऑन दैट कि उनके बच्चे है कि नहीं है, बट अगर किसी ने पूछा कि कौन सी स्कूल अच्छी है, आपका ही नाम निकलेगा। राइट?
ये चीज शायद आपके लिए भी होती होगी। हमारे दिमाग में कोई भी मोबाइल फोन लेना है, ठीक है, मोबाइल फोन के साथ अगर कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड का आपका अनुभव अच्छा नहीं है, या फिर कोई एक ब्रांड का अनुभव अच्छा है, आपके दिमाग में वो ब्रांड रजिस्टर हो जाती है कि नहीं होती है? फिर आप कोई भी पर्सन आपको पूछेगा ना कि कौन सा मोबाइल फोन लेना चाहिए, तो आप वही ब्रांड का नाम बोलोगे, ठीक है। सो वो क्या हुआ, वो जो पर्टिकुलर ब्रांड थी उसने आपको एंगेज कर दिया। अच्छा, मैं चॉकलेट का नाम बोलती हूँ, आपके दिमाग में सबसे पहली कौन सी चॉकलेट आती है, जरा बताओ तो? डेयरी मिल्क। ओके, डेयरी मिल्क, क्योंकि सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट उसी का ही आता है सामने। परफेक्ट, परफेक्ट। और वो लोग आपको कभी उकसाते नहीं है कि हमारी चॉकलेट ही खाओ, होता है कभी? वो एक इमोशनल मैसेज दे के उनकी एडवर्टाइजमेंट को बंद कर देते हैं। और अभी एक इमोशनल मैसेज जो उन्होंने कन्वर्ट किया है कि कोई भी त्योहार है, उस त्योहार के टाइम पे उनका एक मैसेज तो आएगा ही, राइट? वो मैसेज क्या आएगा? कुछ मीठा हो जाए, त्योहार के टाइम पे कुछ मीठा हो जाए, राइट? सो अभी उन्होंने क्या कर दिया है, अभी उन्होंने ब्रांड जो है ना, वो ब्रांड को कन्वर्ट कर दिया है मिठाई में। चॉकलेट नहीं खा रहे हम मिठाई खा रहे हैं। कहीं पे भी आप कुछ देने के लिए भी सोचो ना, तो आप पहली चार चार चीजें सोचोगे, उसके बाद सोचोगे नहीं यार मिठाई में कुछ गड़बड़ निकल गई, हम तो अच्छे इरादे से दे रहे हैं, चॉकलेट सेफ है ना? होता है ये, सबके साथ होता है, राइट? सो ये क्या हुआ, ये एंगेजमेंट हुआ। आया समझ में? ठीक है। सो यही हमें करना है, हमें एंगेज करते रहना है उनको, बार 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 एंगेज करते रहो, ठीक है। एक दूसरा एक तरीका हम ये भी ढूंढ सकते हैं कि जहां पे हम उनको बोले, जैसे आपके पेरेंट है, मैंने जैसे बोला था, पेरेंट जो है ना, आपके जो एंड बेनिफिशियरीज है, वो आपके पार्टनर है। अगर उनके बच्चे आपके पास पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स उनको आपके ऊपर ट्रस्ट है, ठीक है। अभी वो जो ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट को आपको मल्टीप्लाई करना है, उनके ही फ्रेंड्स को आपको बुलाना है। तो आप क्या करोगे? उनको बोलो कि कोई एक एक्टिविटी, जैसे एक स्कूल के साथ हमने किया था, उनको बोला था कि आप एक एक्टिविटी ऐसी ऑर्गेनाइज करो फ्रेंडशिप डे के नाम पे, ठीक है। आप अपने डियरेस्ट फ्रेंड को स्कूल में लेके आओ, और हम आपके लिए फ्रेंडशिप डे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। या फिर आप अपने, जैसे आपके लिए मैं ये बोल सकती हूँ कि आप अपने नेबर को साथ में लेके आओ, और हम एक ग्रुप एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, खेल खेल में, ऐसा कोई भी अच्छा सा नाम दे दो। और उनको बोलो कोई एक नया चेहरा जो ये स्कूल में नहीं है ना, उनको आप साथ में लेके आओ। क्या होगा? कोई भी एक पर्सन को उठा के लेके आएंगे, वो शायद वो आपके लिए बेनिफिशियरी हो भी सके, ना भी हो, लेकिन एटलीस्ट आपकी ब्रांड उनके तक गई। सो आपने क्या किया, उनको एंगेज कर दिया। अभी जैसे ही, हम तो मिठाई खाते नहीं है, हम तो चॉकलेट खाते नहीं है, हमारी तो उम्र हो गई है, लेकिन बच्चों के लिए भी अगर चॉकलेट लानी है, हम सबसे पहली चॉकलेट कौन सी ढूंढेंगे? डेयरी मिल्क, राइट? सो यही एक चीज है जो आपको करनी है, रेफर अ फ्रेंड, जो एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, आजकल बहुत वे में, बहुत अच्छे वे में चल रहा है। आप कोई साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करो, या फिर आप कोई आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करो, और वहां पे बोलो कि आपका कोई एक ऐसा होनहार फ्रेंड है। पेरेंट को बोलो कि आपके कोई ऐसे पहचान वाले लोग हैं जिनके पास ऐसा कोई हुनर है, वी आर रेडी टू इनवाइट देम, हम उनको इनवाइट करना चाहेंगे। क्या होगा? आपकी ब्रांड वहां पे पहुंची, वो जो पर्टिकुलर नया बंदा जी या बंदी आई, उसके दिमाग में भी आपकी ब्रांड के लिए एक पॉजिटिव इमेज छप गई, ठीक है। आपका काम डन। आपको इतना ही करना है, उससे ज्यादा और कुछ करना ही नहीं है। ये सारे तरीके जो है ना, एक पेनी, एक सिंगल पैसा खर्च किए बगैर हो सकते हैं, ऐसे ऐसे तजुर्बे मैं बता रही हूँ, और विच इज वेल एक्सपेरिमेंटेड। हमने फील्ड के ऊपर इसको एक्सपेरिमेंट किया है, रिजल्ट मिले हैं, और इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आप अपने एडमिशन के साथ स्कॉलरशिप को इंट्रोड्यूस करो, अपने एडमिशन के साथ अपने बच्चों का जो रिजल्ट है उसको इंट्रोड्यूस करो कि देखो हमारे बच्चे कितने प्रतिभाशाली है, भले ही फर्स्ट स्टैंडर्ड का रिजल्ट आया, सेकेंड स्टैंडर्ड का रिजल्ट आया,
लेकिन कौन नहीं चाहेगा अपने बच्चों का फोटो जो है वो न्यूज़पेपर के अंदर आया, या फिर आपकी मैगजीन, आपकी स्कूल मैगजीन भी होनी चाहिए, मैं ऐसा मानती हूँ। भले ही 2 पन्ने की हो या 4 पन्ने की हो, लेकिन साल में एक बार आपकी स्कूल की मैगजीन होनी चाहिए, जिसके अंदर आप अपने स्टूडेंट्स के फोटोग्राफ्स दे सकते हो। आप अपने स्टूडेंट्स के कोई पोएट, जिनको कविता अच्छी आ रही है, उनको बोलो कि आप कविता लिख के दो, हम अपनी मैगजीन में छपवा देंगे। कौन ऐसा पेरेंट होगा जिनको अपने बच्चे का चेहरा आपकी न्यूज की, आपकी जो मैगजीन है, स्कूल मैगजीन, उसके अंदर देखना अच्छा नहीं लगेगा? और कौन ऐसा पेरेंट होगा जो अपने बच्चे का फोटोग्राफ अपनी स्कूल की मैगजीन में आया है वो दूसरों को नहीं दिखाएगा? 4 लोगों को दिखाएंगे, बस आपका काम हो गया, राइट? ये सारी चीजें, और ऐसा भी नहीं है कि आपको उनको प्रिंट आउट देनी है। बहुत ही अच्छा सा मॉडल हमारे पास है, डिवाइस, उसके अंदर आपने पीडीएफ बनाई, आपके स्कूल के ग्रुप के अंदर डाली, पेरेंट्स को भेजी, आपका काम डन। ठीक है? सो ये ऐसे ऐसे तरीके हैं जहां पे आप रेगुलर बेसिस के ऊपर अपने पेरेंट को एंगेज कर सकते हो, और वो पेरेंट ही फिर आपके पार्टनर बन के आगे आएंगे कि चलो अब हम कुछ तो कर ले। साइलेंट पार्टनर है, वर्किंग पार्टनर नहीं है, बट वो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली अपनी जो इमोशनल साइकोलॉजी है ना, वो इमोशनल साइकोलॉजी को आपने उनको ट्रिगर किया है, आपने उनके इमोशंस को आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर यूज किया है। पेरेंट का इमोशंस कहाँ पे कनेक्ट होगा? अपने बच्चों के ऊपर। पेरेंट का इमोशन और कहाँ पे कनेक्ट होगा? जहाँ पे उनको फाइनेंशियल गेन मिलेगा, फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए आप स्कॉलरशिप भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि हम ऐसे अपने बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चों के लिए स्कॉलरशिप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये सारी चीजें कहाँ से आएगी? जब आपका कोलैबोरेशन बहुत ज्यादा डेवलप होगा तब, राइट? नेटवर्किंग मार्केटिंग के लिए सबसे पहला जो चैनल है ना, वो नेटवर्किंग से स्टार्ट होता है। इसीलिए मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन पूछा था कि आपकी स्कूल में रेगुलर बेसिस के ऊपर कितने बाहर के लोग आते हैं, उसको विजिट करते हैं। लोगों को बुलाना, उनको विजिट करवाना, और उनसे अपनी जो चीज है, अपनी जो स्ट्रेटेजी है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, वो यूटिलाइज करवाना। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि हर एक जगह पे हमें सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट ही दिखेंगे, या फिर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बेनिफिट ही आना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट लोगों को ये दिखाओ कि आप क्या कर रहे हो। हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम समाज जो है ना उसको आगे बढ़ाने का, उसको मठारने का काम कर रहे हैं, उसको बनाने का काम कर रहे हैं। वहां पे अगर हमारे पास कंट्रीब्यूशन ऐसा कुछ मिल जाए, सोने पे सुहागा हो जाएगा, राइट? और एक चीज और भी है, जैसे ही हम कोई एक चीज बोलती हूँ मैं आपको, रिलायंस, रिलायंस जियो है, ठीक है? रिलायंस जियो और रिलायंस का दूसरा एक फॉर्मेट था रिलायंस टेलीकॉम। आई एम श्योर आप सभी को ये पता होगा, रिलायंस टेलीकॉम जो अनिल अंबानी की कंपनी थी, राइट? और रिलायंस जियो जो है वो मुकेश अंबानी की कंपनी है। कौन ज्यादा ट्रस्टवर्दी है आपके लिए? किसके ऊपर आप पैसा लगाओगे? जियो, राइट? क्यों? क्योंकि वहां पे आपको ट्रस्ट दिख रहा है, वहां पे आपको दिख रहा है कि नहीं ये कंपनी ग्रो होगी, है ना? सो आप किसके साथ जुड़ना चाहोगे? बड़े नाम के साथ, सस्टेनेबल नेम के साथ। आप उनके साथ जुड़ना चाहोगे जो ऑलरेडी पानी में है? नहीं, राइट? सो यही चीज लोग भी आपके अंदर देख रहे हैं। आपकी ब्रांड जो है ना, उनको बड़े नाम के साथ जोड़ना शुरू कीजिए। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि हर एक के साथ हमें कोलैबोरेशन करना है, पार्टनरशिप डील साइन करनी है, उनको आगे बढ़ाना है, उनको स्टेक होल्डिंग दे देना है, उनको डायरेक्टरशिप दे देनी है, नहीं। एटलीस्ट इनवाइट करो लोगों को, उनका जो एक एक्सपीरियंस है, उनकी जो चेयर है, उसका भी फायदा आपको बहुत मिलेगा। सोचो आपकी स्कूल में हर एक महीने में कलेक्टर विजिट करते हैं, या फिर कोई फौजी वहां पे विजिट करते हैं, या फिर कोई ऐसे समाज सेवक है वो विजिट करते हैं। कितना अच्छा आपके पेरेंट को भी लगेगा कि हाँ, हमें जो नहीं मिला है वो हमारे बच्चों को ये स्कूल के द्वारा मिल रहा है, राइट? इसमें आपके कुछ ज्यादा पैसे नहीं जाने वाले, वो लोग भी ऐसे ही आने वाले हैं। आपको उनको जो भी करना है वो सिर्फ आपको आपका समय देना है बस, और आपका काम हो गया। नाम जहां पे बनते हैं ना,
लोग वहीं पे जुड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, सो आपका नाम भी कैसे बनेगा? बाय हैविंग अ लार्ज नेटवर्क। आपका नेटवर्क इतना अच्छा होना चाहिए कि जिसकी वजह से लोगों को लगे कि नहीं, ये ब्रांड तो अच्छा है, मतलब इनके साथ अगर जुड़ेंगे ना तो हमारा कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है, क्लियर? एंड द थर्ड वन, विच इज द मोस्ट पावरफुल वन, इज कन्वर्ट। अब तक आपने कुछ भी मांगा नहीं है, अब तक आपने एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केटिंग नहीं लिया है। मैंने आपको सिर्फ एक ही चीज जो चेंज करने वाली है वो बताई है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम जनरली क्या करते हैं, हमें मांगना है और उनको देना है, ये हो गया ट्रेडिशनल मार्केटिंग। मॉडर्न मार्केटिंग जो है ना, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी को ट्रिगर करते हैं और वहां से सामने से सारी चीजें आना शुरू होगी। क्लियर? पहली चीज, इसमें भी आप स्ट्रेट अवे मांगोगे, रिजल्ट शायद कंपैरेटिवली कम मिलेंगे, लेकिन आप अर्जेंसी दिखाना शुरू करो। पहला फॉर्मूला, ठीक है? अर्जेंसी कैसे दिखाओगे? जैसे आपको पता होगा, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो आप लोग, ऑनलाइन शॉपिंग, या सो उसमें फ्राइडे डील लगती है, फ्राइडे डील होती है, फिर उनके फेस्टिव डील्स लगते हैं, कोई भी त्योहार नजदीक आता है तो उनके फेस्टिव डील्स लगते हैं। जैसे ही वो डील इंट्रोड्यूस करते हैं ना कि हमने ये डील लगाई है, एक नीचे टाइमर शुरू हो जाता है, आपने अगर देखा है तो, कि अभी 20 मिनट्स बाकी रहे, 30 मिनट्स बाकी रहे, 40 मिनट्स बाकी रहे, देखा है आपने? और वो कंटिन्यूअस चलता है, उसमें मिनट्स भी दिखते हैं, सेकेंड्स भी दिखते हैं। लास्ट चांस टू ग्रैब, अगर आपने वहां पे सब्सक्रिप्शन लिया है तो वो आपको कंटिन्यूअस पॉपअप मैसेज भी भेजेंगे कि आपके पास ये लास्ट चांस है, इसके ऊपर आप काम कर सकते हो, राइट? सो ये सारी जो चीजें हैं वो क्या दिखाती है, वो आपको अर्जेंसी दिखाती है कि अरे मैं कहीं ट्रेन मिस ना कर दूं। होता है ये, ठीक है? आप लोग बहुत ही अग्रेसिव रात को 12-12 1-1 बजे तक बैठ के वो करते हो, खास करके आपकी पत्नियां ये करती होगी मेरे हिसाब से, है ना? उनको ये लगता है कि नहीं, आज तो है ना लास्ट डे है सेल का, मुझे तंग मत करो, मुझे वो कार्ड फिल करना है। ठीक है, ये क्या है? ये एक अर्जेंसी है, ये भी एक साइकोलॉजिकल ट्रैक है। एज सच वहां पे अगर वो टाइमर नहीं लगाते तो भी उनका कुछ बिगड़ नहीं जाता, लेकिन ये मार्केटिंग हैक है जहां से उनको मैक्सिमम कन्वर्जन, मैक्सिमम वहां पे उनका जो कंप्लीशन है, क्या डील कंप्लीशन टास्क जो है वो उनका हो सकता है, इसीलिए उन्होंने ये किया है, राइट? सो क्रिएट द अर्जेंसी। लास्ट फ्यू सीट्स लेफ्ट, बहुत ही चुनिंदा सीट भरी जाने वाली है, और इसके लिए जो पहला, उसको पहले चांस मिलेगा, राइट? ऐसे कुछ अगर आप डाल सकते हो अपने विज्ञापन में तो ये बहुत ही अच्छा है। दूसरी चीज, जैसे मैंने बोला आपको, अगर आपकी ब्रांड के बारे में दूसरे लोग बोलना शुरू कर दे तो क्या ही हो गया, है ना? बेस्ट वन, सो आप क्या करोगे? आप अपने पेरेंट्स को बोलो कि आपका एक्सपीरियंस हमारी ब्रांड के साथ कैसा रहा। 15-15 सेकेंड, 30 सेकेंड, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट भी बोल पाए बहुत हो गया। आप उनको बोलो, आप अपने तजुर्बे, अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करो, हम आपकी स्टोरी अपने सोशल मीडिया पेज के ऊपर लगाएंगे। मैंने इसीलिए आपको पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि सोशल मीडिया पेज आपके पास है कि नहीं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके पास जो बेनिफिशियरीज है वो सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हम उसके ऊपर कोई हमारा एक टारगेट नहीं है। लेकिन अगर आपको ग्रो होना है, अगर आपका नेटवर्किंग डेवलप करना है, तो आपके पास एक सोशल मीडिया अकाउंट ऐसा होना चाहिए जिसको आप अपने गांव, अपने इलाके से आगे भी फैला के देख सको, राइट? वी नेवर नो, हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम कहाँ से कौन सी चीज लेके आ सकते हैं। मैं जैसे आउट ऑफ इंडिया गई थी, जिसकी वजह से मैं आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, बट वहां पे मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसी कोई डील वहां पे जाके क्रैक करके आ सकती हूँ। मैं सिर्फ एक ही इमेज लेके गई थी कि हाँ, अगर उनसे मिलना हुआ दैट इज गुड, अगर बातचीत हुई 5-10 मिनट की तो ठीक है, नहीं तो फिर आ जाऊंगी वापस घूम के, राइट? बातचीत हुई, सिर्फ आधे घंटे का टाइम मिला, और आधे घंटे के अंदर मैंने मेरी जो भी स्ट्रेटेजी डिजाइन करके रखी थी, मैंने पॉइंटर्स बना के रखे थे, और वो पॉइंटर्स उनके सामने रखे, एंड उन्होंने बोला यस हम कर सकते हैं।
सो ये सारी चीजें उन्होंने तब की जब उनको पता चला कि ये सोशल मीडिया के ऊपर इनका एक्सपीरियंस क्या है। उन्होंने मेरा सोशल मीडिया हैंडलर पूरा देखा था मुझे मिलने से पहले, और वहां पे उन्होंने ये भी देखा था कि इनकी गतिविधियां क्या है। सो वहां से उन्होंने एक प्री फेस बना लिया था, और इसीलिए शायद विद इन 30 मिनट्स उन्होंने ये डिसीजन ले लिया कि हाँ इनके साथ काम हो सकता है। सो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आपका सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, इट्स अ रिक्वेस्ट कि सोशल मीडिया अकाउंट आपकी स्कूल का करो। आपके स्कूल के अंदर जितने भी एडमिशन्स है एटलीस्ट उनको बोलो कि आपको पेज तो सब्सक्राइब करना ही है। आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको बोलो पेज सब्सक्राइब करना है, और वो रेगुलर बेसिस के ऊपर उसके अंदर अपडेशंस डालते रहो, ताकि आपकी ग्रोथ वाली जो अपॉर्चुनिटी है ना वो कहीं ना कहीं खुली रहे, राइट। दूसरी चीज आप ये कर सकते हो कि आप अपने स्टूडेंट्स का सक्सेस दिखाना शुरू करो कि हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है कि हम स्टूडेंट को कहीं ना कहीं एक लेवल ऊपर ही बढ़ाते हैं। वो सक्सेस, मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि एकेडमिक सक्सेस ही होना चाहिए, आप उनको मॉरल सक्सेस भी दिखाओ कि हमारे साथ जुड़े हुए बच्चे संस्कार में कितने आगे जा रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए बच्चे धर्म में कितने आगे जा रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए बच्चे अपने क्षेत्र में कितनी एक्सपर्टीज ले रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए बच्चे पब्लिक स्पीकिंग में कितने अच्छे जा रहे हैं, इंटर स्कूल कंपटीशन में वो कितना अच्छा कम्युनिकेशन लेके आ रहे हैं। ये सारी चीजें भी आप दिखा सकते हो। सक्सेस सिर्फ एक एरिया का तो नहीं होता ना, मार्क्स का तो नहीं होता। सक्सेस बहुत सारी चीजों का हो सकता है, आप ये सारी चीजें दिखाओ, राइट। फिर एक लास्ट जो हैक है वो हैक ये हो सकता है कि आप उनको स्पेशल ऑफर दे सकते हो कि जो ये टाइम ड्यूरेशन के अंदर एडमिशन एनरोल करवाए गए, एडमिशन कंफर्म करेंगे, तो उनको हमारी तरफ से इतने इतने ऑफर्स मिलेंगे। शायद आप 10% डिस्काउंट दे सकते हो। जैसे बहुत सारे स्कूल्स में होता है ना, पूरे साल की आप स्कूल फीस भर दो तो हम आपको 10% 15% डिस्काउंट दे देंगे स्ट्रेट अवे, तो वो आपका एडमिशन पूरे साल के लिए ब्लॉक हो गया। फिर आप ये स्पेशल ऑफर भी लेके आ सकते हो कि अच्छा अगर आपके बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, या फिर आपके पास एक बच्चा है, दूसरा जो बच्चा है वो भी आपकी स्कूल के अंदर एडमिशन ले रहा है, तो उनको भी आप 5% 7% डिस्काउंट दो। क्यों? क्योंकि वो एक ही घर के बच्चे हैं और दोनों एक ही साथ आ रहे हैं आपके पास। अगर 5 एडमिशन एक साथ आ रहे हैं तो भी आप उनको ऑफर दे सकते हो कि अच्छा आप एक ही घर के हो, एक ही मोहल्ले के रहने वाले हो, चलो ठीक है आपके लिए कंसिडर कर सकते हैं। जो भी हो सकता है आपके लिए, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि परसेंटेज आप फिक्स कर दो, 15% ही रखो, 20% ही रखो, जो भी आपको ठीक लग रहा है। पर स्पेशल ऑफर के नाम पे, अच्छा अगर डिस्काउंट नहीं भी देना है आपको, 5% डिस्काउंट भी नहीं देना है, नहीं ये मॉनिटरी वाला तो मुझे नहीं देना है, तो आप ये भी कर सकते हो कि अच्छा अगर आपने आज एनरोल करवाया है तो हम आपको आपके बच्चे जो है उनकी पुस्तकें जो है वो हमारी तरफ से आएगी। आपके बच्चे को हम स्कॉलरशिप के लिए ट्राई करेंगे बाहर, उनका जो फीस प्रशिक्षण है हाफ भी करवा देंगे, हम उनके स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफर कर देंगे। कुछ भी चीज जो भी आपको लग रहा है, इसमें आपका तजुर्बा जाएगा, इसमें आपका एक्सपीरियंस जाएगा, क्योंकि कम्युनिटी को आप ज्यादा पहचानते हो, कैसे लोग हैं, उनकी मानसिकता क्या है, उनके साथ कैसे आप अच्छे से डील कर सकते हो वो आपको पता है, ठीक है। एक और चीज जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जैसे ही आप ब्रांड को सस्टेन करने की कोशिश करो, ब्रांड सस्टेन इतने ही लेवल से होती है जो भी मैंने आपको पॉइंटर्स दिखाया है। सबसे पहली चीज कि आप उनकी नीड, जो भी उनका आपसे आस्किंग है, जो भी उनकी नीड है, उनको अगर सेटिस्फाइड करोगे तो ही आपकी ब्रांड सस्टेन करेगी। उनको कुछ और चाहिए, आप कुछ और दे रहे हो, आपकी ब्रांड की कंपेटेबिलिटी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि जा रहा है कुछ और, आ रहा है कुछ और, राइट। मुझे खाना था पनीर टिक्का और ये लोग दो मुझे दे रहे हैं चीज बॉल, कुछ फर्क है, ऑब्वियसली फर्क है, राइट। सो ये चीज आपको सबसे पहले समझनी होगी। दूसरी चीज आपको ये समझनी है कि कोई भी चीज आप अगर उनको दे रहे हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में मत दो। अगर उन्होंने पूछा कि हाँ चलो सर डिस्काउंट दे रहे हो, डिस्काउंट के साथ अगर मगर वाला जो पोर्शन है ना वो अगर लगाओगे ना, तो इनोवेशन आपका अच्छे से बहुत बेहतरीन वे में काम करेगा, ठीक है, राइट।
जैसे चॉकलेट, मुझे चॉकलेट तो खानी है, लेकिन इतनी सारी वैरायटी है चॉकलेट की, उसमें से मैं डेयरी मिल्क की क्यों चूज करूंगी? क्योंकि डेयरी मिल्क जो ब्रांड है ना, वो मुझे सरप्राइज वाली फीलिंग देती है। हर बार वो कुछ नया लेके आ रही है मेरे लिए, वो मेरे साथ इमोशनली कनेक्ट है। सो वो क्या हो गया, उनका इनोवेशन हो गया, उनकी क्रिएटिविटी हो गई ब्रांड को डेवलप करने की, कि वो चॉकलेट नहीं बेच रहे। चॉकलेट खाने से तो दांत खराब होता है, लेकिन उन लोगों ने चॉकलेट का डेफिनेशन ही क्लोज कर दिया। अब वो क्या बेच रहे हैं? मिठाई बेच रहे हैं, जो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी है, आपके दांत के लिए भी अच्छी है, छोटे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं, है ना? 60 साल के बुजुर्ग जो है ना, उनको भी वो चॉकलेट खिलाने लगे। मतलब सोचो, बच्चा जिद कर रहा है चॉकलेट खाने के लिए, लेकिन बच्चे को तो हम ना बोल सकते हैं, लेकिन अगर घर में सब लोग मिठाई की तरह वो चॉकलेट का बोल खरीदेंगे, तो क्या ही होगा, उनका तो रेटिंग ही बढ़ जाएगा, राइट? सो कुछ भी चीज आप सर्व कर रहे हो, डिमांड जो है ना मार्केट की वही है, चॉकलेट चाहिए, लेकिन वो सरप्राइज एंड इनोवेशन की तरह अगर आप कर रहे हो ना उनको सर्व, बेटर रिजल्ट मिलेगा। एसोसिएशंस एंड कोलैबोरेशंस, वो ऐसी जगह पे बनाओ जहां पे उनका ऑलरेडी नाम बना हुआ है। मैंने यहाँ पे एक फोटो डाला हुआ है, माई छोटा स्कूल। अगर इसका केस स्टडी आप देखोगे, विवेक बिंद्रा को आप पहचानते होगे, राइट? तो उनका जो केस स्टडी है इसके ऊपर, माई छोटा स्कूल के ऊपर, वो देखने लायक है। छोटे गांव में बहुत ही अच्छा फ्रेंचाइजी डेवलप करके वो अभी ग्रोथ मॉडल के ऊपर जा रहे हैं। हर बार उनके 15 से 20 ऐसे नए फ्रेंचाइजी चैनल्स खुल रहे हैं हर गांव में, और वो भी सिर्फ 60,000 में बहुत अच्छा मार्जिन अर्न कर रहे हैं वो लोग। सो इन शॉर्ट, एसोसिएशन एंड कोलैबोरेशन, आप कौन सी जगह पे किस वे में कर रहे हो, दैट इज मच मोर बेटर फॉर योर ब्रांड। एंड द फोर्थ थिंग विच आई पर्सनली बिलीव, कोई भी ब्रांड सस्टेन तभी करती है जब वो कमिटमेंट के साथ फुलफिल अपने आप को करने में सक्सेसफुल रहते हैं, केपेबल रहते हैं। जहां पे आपने कमिटमेंट छोड़ा, भले ही छोटा कमिटमेंट दो, बट वो कमिटमेंट ऐसा दो कि जो आप फुलफिल कर पाओ, जो आपका स्टाफ फुलफिल कर पाए, जो आपकी प्रेमाइसिस में कोई भी छोटा से छोटा पर्सन है ना, वो भी वो पर्टिकुलर चीज के लिए कमिटेड है। और वो कमिटमेंट कहाँ से आएंगे? हमारे मिशन एंड विजन से, जो मैंने आपको पहली पुस्तिका दी थी एसओपी बनाने वाली। आपकी लक्ष्य क्या है, आपके उद्देश्य क्या है ये पर्टिकुलर स्कूल को बनाने के लिए, वो आपके क्या हो गए? वो आपके कमिटमेंट हो गए। वो चाहे आपकी स्कूल का छोटा से छोटा पर्सन भी हो, बड़ा से बड़ा पर्सन भी हो, लेकिन उसके अंदर वो दिखना चाहिए। तभी आपकी ब्रांड प्रॉपर वे में, सस्टेनेबल वे में ग्रो होगी। मैं एक और चीज इसमें इनपुट ये भी देना चाहूंगी कि आप अपने पेरेंट को, अपने पार्टनर्स को बार बार स्कूल में बुलाना शुरू करो, क्योंकि वही है जो दूसरे उनके जैसे आपके लिए पार्टनर बन सके, ऐसे फेसेस लेके आएंगे स्कूल में। सो पेरेंट एंगेजमेंट प्रोग्राम का एक कैलेंडर अगर आप बना सको, मैं जनरली कोई भी स्कूल के साथ डील करती हूँ, मैं उनको पहली चीज यही बोलती हूँ कि पेरेंट को महीने में एक बार तो कोई भी हिसाब से आपके पास बुलाना ही है। चाहे वो आप ओरिएंटेशन के थ्रू बुलाओ, पहला महीना ओरिएंटेशन का हो गया, वहां पे आपने उनको बुला लिया। दूसरा महीना जो हो गया, उनको बुलाओ कि आप अपनी स्कूल की कलेक्शन ले लो, किट कलेक्ट कर लो, या फिर आप उनको कोई एक एक्टिविटी के अंदर बुलाओ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, बच्चे का ग्रोथ कैसा रहा। तीसरा महीना पीटीएम रख दो, पेरेंट टीचर मीटिंग रख दो, वहां पे आप बुलाओ उनको। चौथा महीना ऐसा रख दो जहां पे आप आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी कर लो, या फिर कोई ऐसी रेस रख लो जहां पे बच्चे भी इन्वॉल्व है, पेरेंट भी इन्वॉल्व है, फादर और चाइल्ड का एक ड्यूओ वाला कर लो। डांस कंपटीशन या फिर टैलेंट हंट रख लो। आफ्टर स्कूल प्रोग्राम अपनी पेरेंट के लिए रख लो, जहां पे उनको कुछ भी चीज ऐसी आप दे सको। शिक्षिका है जहां पे उनको वो बोल सकते हैं कि आप बुनाई के क्लासेस ले लो, या फिर आप सिलाई के क्लासेस ले लो, कुछ भी। लेकिन पेरेंट को आपको छोड़ना नहीं है थ्रू आउट द ईयर, ठीक है? अगर पेरेंट का कुछ अच्छा निकल के आ रहा है, या फिर पेरेंट ने आपको कुछ ऐसी रील्स दी है, पेरेंट ने उनको आपको अप्रिशिएट किया है, कोई जगह पे सराहना की है आपके काम की, उनको बोलो कि ये सारी चीजें अगर आप लिख के भी दे सको, राइट?
सो वो चीज भी आप कर सकते हो। पेरेंट अप्रिशिएशन, जैसे मैंने आपको बोला था, टीचर अप्रिशिएशन बोर्ड, वहां पे बच्चे जाके कुछ कुछ लगा के आ जाएंगे टीचर के लिए, एक लाइन लिखेंगे, 2 लाइन लिखेंगे। ऐसे आप पेरेंट के लिए भी बना सकते हो। दूसरी चीज आप ये भी कर सकते हो कि आप पेरेंट के लिए एक सर्टिफिकेट भी बना सकते हो कि पूरे साल में ये जो पर्टिकुलर पेरेंट है उनका हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। साल के एंड में जब आप एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हो, विदाई समारोह ऑर्गेनाइज कर रहे हो, साल के अंत में 4-5 ऐसे पेरेंट जो है, 4-5 ऐसे माता पिता जो है, उनको आप स्टेज पे बुला के उनका सराहना कर सकते हो। 1500 या फिर लेट्स से 250 लोगों के बीच में भी अगर 5 लोगों को ऐसे सराहोगे तो वो 250 लोगों के दिमाग में क्या इंप्रेशन जाएगी, सोचो जरा, है ना। दूसरे साल वो भी ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे कि हम भी ये स्टेज पे हो, क्योंकि वो पेरेंट और चाइल्ड दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। बच्चों को ये लगता है कि मेरे मम्मा पापा भी होने चाहिए यहाँ पे, तो वो घर जाके ऐसे बोलेंगे आप भी चलो, ये भी करो, हम भी जाएंगे, सबके मम्मी पापा आ रहे हैं, आप भी चलो, राइट। होगा क्या, अगर वो नहीं जा पाएंगे ना, तो कभी ना कभी एक आध महीना ऐसा आएगा जहां पे वो किसी और को भेजेंगे, और वो किसी और को भेजेंगे, वहीं से आपका दूसरा चैनल स्टार्ट होगा। ठीक है। उनको जो भी एक्सपीरियंस आप देना चाह रहे हो ना, वो इमोशनल एक्सपीरियंस दो। जितने आप उनके साथ इमोशनल ट्रिगर्स के साथ काम करोगे ना, उतना आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अच्छा, अगर आप किसी को बुला रहे हो, लोकल हीरोज जिनको वो भी पहचानते हो, ऐसे लोगों को बुलाओ जिसकी वजह से उनको लगे कि ये स्कूल की वजह से हमें इन लोगों को मिलना मिला, हमें इन लोगों से बातचीत करने का मौका मिला, राइट। कोई ऐसी मीटिंग रख लो जहां पे वो लोग अपने रेगुलर जो प्रॉब्लम्स है ना, जो गांव के प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको भी डिस्कस कर पाए। ये सारी चीजें ना, इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, इसके लिए ना ही तो बहुत ज्यादा एफर्ट लगती है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है ना, वो आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन वे में उसको कन्वर्जन मिलना शुरू होगा। 3 महीने, 3 महीने के बाद मैं आपको फिर से ये चीज पूछूंगी। अगर आपने ये रेगुलर बेसिस के ऊपर किया, मैंने आपको 2 तरीके बताए। पहला तरीका ये बताया कि आप एवरी मंथ पेरेंट को कुछ ना कुछ करके अपने पास बुलाना शुरू करो, ठीक है। दूसरा तरीका ये बताया कि एवरी मंथ आपकी जो ब्रांड है, स्कूल की ब्रांड, वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए कोई भी तरीके से। उनको एजुकेट तो आपको 12 महीने के 12 दिन ऐसे गिन लो आप, कि ये दिन तो हमारे फिक्स ही है, कुछ भी हमारी तरफ से वहां पे जाना ही चाहिए। चाहे आप न्यूज फीड दे दो, चाहे आप उनकी रील भेज दो, चाहे आप न्यूज लेटर दे दो, मैगजीन दे दो, कुछ भी दे दो, उनके दिमाग में आपकी ब्रांड रजिस्टर होनी चाहिए। वो रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है? थ्रू कलर्स एंड पिक्चर्स। पिक्चर्स, अगर मूवमेंट वाले वीडियोस है, बहुत ही बेहतर वे में काम करेगा। अगर वो नहीं है, पिक्चर्स से स्टार्ट करो। अगर पिक्चर्स भी नहीं है आपके पास, ये ऑप्शन है कि हाँ हम तो फ्लायर ही दे सकते हैं। फ्लायर्स को भी इतना डेकोरेटिव बनाओ, इतना कलरफुल बनाओ कि जैसे ही वो देखे ना, उनको फेंकने का मन ना हो। ठीक है। सो विद दिस मुझे यहाँ पे विराम करने का मौका मिल रहा है, और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको इसके अलावा और कोई डाउट है, और कोई क्वेश्चन है, जो भी हमने अभी तक सीखा है उसके अंदर भी अगर आपको कुछ डिटेल चाहिए, तो हम उसके लिए ये सेशन ओपन कर रहे हैं। मैं यहाँ पे मेरी स्लाइड को स्टॉप कर रही हूँ, और हम लोग डिस्कशन के लिए ये सेशन को ओपन कर रहे हैं। 10 मिनट्स का डिस्कशन लेंगे और फिर हम क्लोज करेंगे। जी मैम, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जी मैंने शुरुआत में ऐसे ही रहा कि मैंने कहा चलो भाई हमें तो आगे चल के कॉलेज खोलना है, ये करना है, वो करना है, स्टेटस के साथ हम पढ़ते रहे, 12th तक ले गए स्कूल, ITI खोल लिया, पर उससे क्या हुआ, हम डाउन, नुकसान होना बहुत ज्यादा शुरू हो गया। तो अब हमने फिर से इसको चेंज किया है और हम सोच रहे हैं कि अब अभी हमने एक कदम पीछे हटाया कि 9 से लेके 12th तक का हाई स्कूल का हमने बंद कर दिया, क्योंकि हमें उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा था, नुकसान हो रहा था, हाँ तो जी। बच्चे नहीं मिल रहे थे, तो हम फिर से अब नर्सरी टू 8 आ गए। तो ऐसा करना हमारा सही था? एक कौन सी स्टेट थी, मतलब हमने कहा एक कदम पीछे हटना चाहिए और एक प्ले स्कूल से अब फिर से सुना शुरू कर रहे हैं।
तो ये मैंने जैसे ये सेशन ओपन किया उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जो आपका फोटे है, फोटे जी मतलब हम सभी के पास अपनी खुद की एक स्किल होती है जिसके कोई आप हमारे, हाँ, पकड़ हमारी मजबूत है उसके अंदर। अगर हमारी पकड़ और किसी जगह पे नहीं है, जैसे मैंने आपको बोला कि हम दूसरे के मार्केट में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जहां पे हमारा पहले कोलैबोरेशन था वो अभी किस में कन्वर्ट हो गया, कंपटीशन, है ना। उनको कंपटीशन। हमसे इनसिक्योरिटी होने लगी कि अरे भाई ये तो हमारे बिजनेस के भी ऊपर आ गए हैं। सो हम क्या करेंगे, जो भी हम उनको दे रहे थे वो अभी कट शॉर्ट कर दो, और हमें उनसे जो मिल रहा था उसके लिए हम कोई दूसरा रास्ता देख लेंगे, राइट। सो इससे अच्छा है आप अपने कोलैबोरेशन इतने डेवलप करो। जनरली मार्केटिंग के अंदर, कोई भी बिजनेस के अंदर स्ट्रेटेजी हम जब भी यूटिलाइज करते हैं, हम हमेशा ये बोलते हैं कि विन विन स्ट्रेटेजी हमेशा बहुत अच्छे वे से काम करती है। विन विन मतलब मैं भी जीत रहा हूं, आपको भी मैं जिताऊंगा, ठीक है। दूसरी स्ट्रेटेजी ये होती है जो लूज लूज स्ट्रेटेजी होती है, जहां पे मैं भी कुछ नहीं कमा रहा हूं लेकिन मैं आपको तो 1 रुपया नहीं कमाने के दे दूंगा। क्यों? क्योंकि हम लोग तो कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर एक दूसरे को हेल्प नहीं करते, राइट। और तीसरी होती है विन लूज स्ट्रेटेजी, जहां पे कोई एक जन जीत रहा है दूसरा हार रहा है। कौन सी बेहतर रहेगी? सामने वाला पर्सन किसके ऊपर जाएगा, बोलो। यहाँ पे वो बोलेंगे कि थोड़ा तू भी खा, थोड़ा मुझे भी खाने दे, हम दोनों साथ में चलते हैं, है ना। सो विन विन वाला जो पोर्शन है, वो अगर बेटर आप वो मार्केट को देना शुरू करोगे, जी जो आपका एरिया है वो आपका ही रहेगा, उनका एरिया है वो उनका ही रहेगा। आपने क्या कर दिया, तू अपना ब्लू ओशन संभाल, मैं मेरा ब्लू ओशन संभालता हूँ, हम दोनों अच्छे से स्टेबल वे में आगे जाएंगे। सो वो क्या हो गया, विन विन। वहां पे वो भी ग्रो करेंगे, आप भी ग्रो कर रहे हो, ना ही आप उनको बीच में आ रहे हो, ना ही वो आपको बीच में आएंगे। पर मैम अब तो पूरा मार्केट ऐसा लग रहा है कि पूरा रेड ओशियन में है, एक दूसरे को खींचने में लगे हुए हैं। अब उस समय क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए, क्योंकि क्योंकि एक स्कूल नहीं, अब तो बहुत सारे स्कूल हो गए, एरिया उतना हाँ, है, सब अपने अपने से खींच रहे हैं और सबका मार्केट तो वही है, तो उसमें क्या करना चाहिए। उसमें मैंने जैसे आपको बोला कि चॉकलेट हमारे पास बहुत है जी ना, जी लेकिन हमारा सबसे पहला फोकस कहाँ पे जाता है? अच्छा, देना है तो डेयरी मिल्क दो। वेरी भले ही 5 स्टार है हमारे पास अवेलेबल, हमारे पास बार वन है, किटकेट है, हमारे पास गुड। मिल्की बार है, लेकिन हम डेयरी मिल्क को ही चूज करते हैं। सो आपकी ब्रांड के अंदर आपको कुछ ऐसा एसेंस, जिसको हम बोलेंगे गार्निशिंग, कुछ ऐसी सजावट देनी होगी हर साल, जिसकी वजह से लोग आपके पास आते ही जाए। और वो सजावट देने के तरीके जो मैंने आपको बताया, कि आप उनको एंगेज इस तरह से करो कि सिर्फ आप मांग नहीं रहे हो, आप उनको सिर्फ एडमिशन नहीं दे रहे हो, आप उनको उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें दे रहे हो। लोग है ना उनके साथ जुड़ना पसंद करते हैं जहां पे उनका अपलिफ्टमेंट हो। अपलिफ्टमेंट मतलब वो जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं, आपके पास 3 लोग आ रहे हैं, एक बच्चा आ रहा है, एक उनके पेरेंट आ रहे हैं, और दूसरा उसके साथ जुड़ा हुआ उनका समाज आ रहा है। 3 लोग हैं जो आपके साथ जुड़ रहे हैं, आपकी ब्रांड के साथ जुड़ रहे हैं। अगर वो तीनों को आप ऊपर उठाओगे ना, आपके ब्रांड के लिए एक पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है, राइट। एक और पूछना है मैम कि हम हाँ, लोग पेरेंट्स को बुलाने की कोशिश बहुत करते हैं, मतलब मैं स्वयं है, पर ऐसा लगता है शायद गलती हो रही हो गई, ऐसा नहीं फीस के कारण से पेरेंट्स को पेरेंट्स टीचर बुलाते हैं कि आएंगे वो फीस भी मिल जाएगी और आप बच्चे की प्रोग्रेस भी देख लो। तो होता क्या है कि पेरेंट्स आना ही पसंद नहीं करते, पीटीएम में नहीं आना पसंद करते, और भी कार्यक्रम में बुलाते हैं तो वहां भी नहीं आना पसंद करते। तो क्या उनके अंदर से डर बैठ गया है कि फीस मांग रहे हैं इसलिए बुला रहे हैं, क्योंकि शुरुआत से हमने ऐसे ही प्रयोग किए। ऐसा तो नहीं होता। गांव की शालाओं में ये चैलेंज रहती है, क्योंकि उनका पूरा दिन जो है ना वो वेतन के ऊपर जाता है। वो सुबह से शाम तक एक ही चीज देखते हैं कि अगर हमारा 1 घंटा निकल गया, वेतन कितना कम जाएगा हमारा, राइट। बट उसके अगेंस्ट में मैं आपको ये बोलूंगी कि अगर आप महीने में एक बार सैटरडे संडे जब भी वो अवेलेबल हो उस टाइम पे अगर बुला सको, एक ऑप्शन ये हो सकता है। दूसरा ऑप्शन जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, उनको अगर कुछ नाश्ता चाय पानी ऐसे कुछ इंतजाम दे दो ना, तो वो बहुत खुश रहते हैं कि हाँ चलो हमारा अच्छा हो गया, मतलब एक टाइम का नाश्ता, ये सारी चीजें।
तीसरी चीज जो उनको बहुत ज्यादा पसंद आती है वो ये होती है कि उनको कुछ मिलना चाहिए। चाय नाश्ता वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन उनका कुछ फायदा, जहां पे आप उनके फायदे की कुछ बात कर रहे हो, सो वहां पे वो लोग एंगेज बहुत जल्दी हो जाता है। ये मेरा अनुभव है। बट आप भी अपने तरीके से कुछ सर्वे करके वहां पे सोच सकते हो कि वो लोग को हम किस हिसाब से एंगेज करें। और उसका बेस्ट तरीका यही है कि जो लोग आ रहे हैं ना, उनको पूछो कि बाकी के लोग, आपके आसपास के लोग, उनका क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं आए वो लोग। तो जैसे आपको एक चीज ये पता चले कि शायद उनको डर है कि फीस मांग रहे हैं, या फिर उनको ये भी लग रहा हो कि हाँ चलो हम लोग वहां पे जाएंगे, हमारी मजदूरी का जो टाइम है या फिर हमारा जो काम का टाइम है वो निकल जाएगा, एक दो घंटे की जो तनख्वाह है वो निकल जाएगी, कट जाएगी। ये भी प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। बिल्कुल। किसी ने हैंड रेज किया था। अ, अभिनंदन जी ने। वो यहाँ पे नहीं है अभी, अच्छा। आ गए, वापसी आ गए हैं। अभिनंदन अ, जी, आपको आप अपनी बात रखेंगे, नहीं तो मैं रखूं? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी। हाँ सर। नेटवर्क प्रॉब्लम थी शायद कुछ, इस वजह से आवाज नहीं आई। जी। मैं एक्चुअली ये जानना चाह रहा, इसमें आपने एक टर्म यूज किया है यूएसपी, आइडेंटिफाई योर यूएसपी। हम्म। तो यूएसपी को प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। यूएसपी मतलब जो भी आपकी स्ट्रेंथ है सर। ओके। आपका जी जो जी जी। पोटेंशियल है, आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, उसको हम यूएसपी बोलते हैं। यूनिक अच्छा अच्छा। आइडेंटिफिकेशन फीचर या फिर यूनिक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट, आपके टर्म में, स्कूल संचालकों के टर्म जी में जी हम इसको ऐसे एलोपरेट कर सकते हैं। आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन फीचर या फिर यूनिक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आप मार्केट में रखते हो और निकल जाता है। जैसे आपका प्री स्कूल चल रहा है और आपके पास जी फर्स्ट टू फिफ्थ स्टैंडर्ड का भी स्कूल है। प्री स्कूल जी में आपके पास टीचर्स अच्छे हैं, आपके क्लासरूम अच्छे हैं, तो उसके लिए आपको एडमिशन का कभी टेंशन ही नहीं रहता। फर्स्ट स्टैंडर्ड से आपको एडमिशन का टेंशन रहता है, तो आपका यूएसपी कौन सा बना? प्री स्कूल, जहां पे आपको इतनी ज्यादा एफर्ट नहीं लगानी पड़ती, ऐसे ही एडमिशन आ जाता है, राइट। सो ऐसी कोई एक चीज, लोग आपके पास क्यों आते हैं? क्योंकि आपके बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप कॉलेज के साथ भी जुड़े हुए हो, आप बड़ी स्कूल के साथ भी जुड़े हुए हो, तो उनके बच्चों को नर्सरी से लेके ट्वेल्थ स्टैंडर्ड से लेके कॉलेज, कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए वो लोग आ रहे हैं आपके पास, क्योंकि आपका नाम बड़ा है, आपकी स्कूल बहुत सारी जगह पे फैली हुई है। सो आपका यूएसपी ढूंढना है, इन शॉर्ट, है ना। मतलब एक ब्रांड, एक दो जो क्वालिटीज हैं स्कूल की, स्पेशलिटी। जी जी। हाँ, जी आपकी जी स्ट्रेंथ, आपकी स्कूल की स्ट्रेंथ। ठीक है। जी। हाँ। ठीक जी है मैम, रजनीश जी। थैंक यू। हाँ जी सर, अनम्यूट हाँ अनम्यूट हाँ। करें। हाँ। हाँ मैं ये हाँ। कह रहे, ये जितनी भी चीजें हैं लगभग में, इनमें अधिकांश चीजें तो हम लोग कर ही रहे हैं। अभी हम्म। मेन जो प्रॉब्लम है हम लोगों के पास में, अब लगभग में 20 दिन का समय है स्कूल खुलने को। ओके। हम्म। तो हम लोगों को 20 दिनों में ऐसे कौन से काम करने चाहिए, क्योंकि ये जो जितने भी काम बताए साल भर चलने वाले काम वो हम्म। करते भी हैं। ऐसा सभी काम करते लगभग में जितने आपने बताया। अब 20 दिन के लिए क्या योजना है आप, ओके। हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो सर, 20 दिन नहीं, हम 21 दिन गिन लेते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकल ट्रिगर जो है ना वो 21 दिन में काम करेगा। अगर हम कल से शुरू करें, पूरे आपके वीक के जो प्रोग्राम है उसमें आप सिर्फ एडमिशन के एडवर्टाइजमेंट नहीं चलाओगे। आप एक हफ्ते में एक बार एडमिशन का एडवर्टाइजमेंट चलाओगे। हफ्ते में एक बार आप स्कूल के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी अभी के टाइम पे हो रही है उसका कुछ चितार दोगे। अगर वर्कशॉप चला रहे हो, समर कैंप चला रहे हो, कोई एक्टिविटी क्लास चला रहे हो तो उसका डालिए। अगर नहीं है तो आप पूरे साल में स्कूल के अंदर क्या क्या हुआ उसके वीडियोस छोटे छोटे, आई एम श्योर वो सभी के पास कहीं ना कहीं रहते हैं एज ए डॉक्यूमेंट, क्योंकि आपको दिखाने होते हैं कहीं ना कहीं जब भी इंक्वायरी आती है, राइट।
तो वो सारी चीजें जो है ना, उसका अच्छे से आप ग्लिम्प्स बनाइए, पीछे म्यूजिक डालिए, और हफ्ते में एक बार उसको रोटेट कीजिए, और चैनल भी अलग अलग यूज कीजिए। आपने एक बार प्रेस में दिया, एक बार आपने विज्ञापन दिया टीवी के ऊपर, तीसरी बार आपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला, चौथी बार आपने वो रेफरेंस वाला जो है ना, रेफर योर फ्रेंड, आप उसके ऊपर जा सकते हो, पांचवी बार आपने सोशल मीडिया के ऊपर डाल दिया, छठी बार आप वर्ड वर्ड माउथ ऑफ माउथ पब्लिसिटी जिसको बोलते हैं, आप गांव गांव गए और वहां पे फ्लायर डिस्ट्रीब्यूट किया। मतलब ये जो सारी चीजें हैं ना, 21 दिन तक लगातार करो, राइट? क्योंकि आपके पास अभी 21 दिन का ही समय है। 21 दिन कोई भी पर्सन आपकी ब्रांड को बार बार देखेंगे ना, उनके दिमाग में वो रजिस्टर होगा ही होगा। बट मैं जैसे बोल रही हूँ, आस्किंग नहीं, हफ्ते में एक बार मांगो, बस हो गया कि हम एडमिशन ओपन कर रहे हैं, हमारे एडमिशन ओपन है। उसके बाद उनको एजुकेट करो, जितना हो सके अपनी स्कूल के लिए एजुकेट करो। दैट इज द ओनली स्ट्रेटेजी। ठीक है जी सर। जी अरुण सर। जो अभी रजनीश जी ने कहा कि लगभग सभी कुछ कर ही रहे हैं, तो बहुत हाँ जी। काफी हद तक तो लगभग कर ही रहे हैं, बस उसका वे थोड़ा सा अलग था, और वो हाँ इनोवेटिव या कहना चाहिए सिस्टमेटिक ढंग से आपने उसको हम लोग को गाइड किया। जी। अभी इसमें 2 या 3 पॉइंट्स ऐसे निकल के आए जिन पे अभी काम करने में शायद ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। इसमें हाँ। जैसे अभी पहली मीटिंग में आपने बताया था पेरेंट्स पार्टिसिपेशन, हम्म। वो भी आपने अभी इसको और अच्छे तरीके से बताया। इसमें एक जी। वर्ड आया पेरेंट्स कैलेंडर, हाँ पेरेंट्स पार्टिसिपेशन कैलेंडर। जी। अगर इसका कोई आपके पास एग्जाम्पल के दूंगी। तौर पे कोई मटेरियल है, रेफरेंस मटेरियल है, हाँ क्योंकि हमें, क्योंकि हमने कुछ प्लान किया भी हुआ है, हमारी टीम ने साल भर के लिए कुछ बनाया भी है हल्का फुल्का, तो उसको हमारा और अच्छे तरीके से हाँ। प्लानिंग कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड थिंग, हम्म। आप इसके अलावा हाँ। आपने जो कहा इसमें कि मैगजीन होना चाहिए। मैगजीन साल में 1 या 2 बार निकालते भी हैं, पहले भी हम्म। प्रयास किया है, 1-2 एडिशन निकाले भी हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, क्योंकि उसका खर्चा नहीं आता। जी। लेकिन जी। हाँ। उसके बाद फिर समय नहीं मिलता, पूरे साल तो करते भी नहीं है। ये टाइम है कि जिस समय हम पूरा अपना साल भर का निचोड़ के रूप में पेरेंट्स को दे सकते हैं, या जी। सोशली उसको दे सकते हैं। लेकिन हाँ। उस मैगजीन का भी क्या वो तो हम लोगों ने अपने तरीके से उसको बनाया, लेकिन इस मैगजीन का क्या स्टैंडर्डाइज कंटेंट होना चाहिए, किस जी। तरह पे क्या आना चाहिए जो पेरेंट्स को क्लिक या किसी भी व्यक्ति को क्लिक करने में हेल्प करे। परफेक्ट। सेकंड मटेरियल। हाँ। थर्ड थिंग, आपका जो इसमें एक और है, लोकल लेवल पे जो लोगों को टच करना, जैसे आपने बताया 21 दिन का वो हो, तो वो 21 क्या पॉइंट डे टू डे हो सकते हैं। हो सकता है कुछ हमारा चल रहा हो, अगर ऐसा कोई वो भी एक प्लानिंग आपके पास हो, तो ये 3 तरीके की आप चीजें ग्रुप में डाल दें, जी। और जी। जिससे कि कोई चीज छूटे ना। छूटे नहीं। हाँ। अब यहाँ पे जो भी विवेक जी से आपका डिस्कशन, अब मैं थोड़ा सा हटके जा रहा हूँ जी। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे। हाँ। जब हम ब्लू ओशियन में होते हैं, हम्म। तब तो हमारा कंपटीशन होता, उस समय भी होता है, ऐसा नहीं होता कि नहीं होता है। है। जब हम नए स्टेप को जाते हैं तो हमारा रेड ओशियन बढ़ जाता है। ये मैंने आपको बताया कि मेरे साथ हुआ भी है, पिछले 1 महीने से महसूस भी कर रहा हूँ इसको। क्योंकि जब हाई स्कूल की बात आई, तो जो हाई स्कूल से रिलेटेड स्कूल्स थे, जो हमारे फ्रेंडली थे, वो उन्होंने थोड़ा सा गैप बनाना स्टार्ट कर दिया। मैंने प्री प्राइमरी की बात की, तो कोई और संस्था जो प्री प्राइमरी के लिए या प्री नर्सरी के लिए बात कर रहा है, तो वो व्यक्ति ने भी हमसे दूरियां बनाना चालू कर दी। अगर एक फ्लैग हम डालते हैं, तो अगले दिन उसके एक वीडियो और फ्लैग स्पेशली आ जाता है मार्केट में। तो हम रेड, लेकिन जिसमें आपने एक और कहा कि आप भी लो और हम भी लें, हम इस कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। तो लेकिन सामने वाला कर रहा है कि नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता। ऐसी स्थिति में हमें क्या और ऐसे तरीके अपनाने चाहिए कि जिससे हमें किसी की लकीर छोटी करने की स्थिति ना बने, हम अपने आप को ही कहें कि हम बेहतर हैं। किसी का गलत बताने की तो आवश्यकता है ही नहीं, हम तो अपने लिए कहें ना कि हम बेहतर हैं। तो और कोई अगर ऐसी स्ट्रेटजी हो जो आपको लगता है कि ऐसी परिस्थिति में वो कॉन्सेप्चुअली काम आ सकती हो, तो उसके लिए भी कुछ रेफरेंस मटेरियल या वीडियोस ऑडियोज हो, तो वो भी आप चाहेंगे। हाँ,
मैं आपको है ना ये 3 चीज तो डेफिनेटली वो मेरे दिमाग में है ही, जो हम पोस्ट लर्निंग के हिसाब से डालने वाले थे 3 दिन तक लगातार। बट ये जो वीडियो है वो मैं डेफिनेटली आपको शेयर करूंगी, जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, विन विन, विन लूज एंड लूज लूज, ये तीनों कंसेप्ट के ऊपर एक छोटा सा वीडियो है मेरे पास, वो मैं आपको दूंगी, कि जिसकी वजह से आपको पता चले कि सामने वाला, जैसे आपने बोला कि हम तो यही मान रहे हैं कि हम विन विन ही सर्व कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले के दिमाग में वो विन विन नहीं बैठ रहा है, क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं ये देख रहा है कि नहीं, मेरे हिस्से में कुछ कम आ रहा है, राइट। सो वो उनके लिए भी विन विन हो, ऐसी एक नेगोशिएशन स्ट्रेटेजी का एक वीडियो है मेरे पास, वो मैं आपको सेंड कर रही हूँ। ठीक है, हाँ जी। दिवांशी जी, आपने जब हमारा क्लास शुरू हुआ था उस टाइम पे हैंड रेज किया था, अभी भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। नहीं मैम, वो बाय मिस्टेक हो गया था। अच्छा, ओके। ठीक है, तो फिर मैं ये 3 चीजें जैसे अरुण जी के साथ डिस्कस हुआ, मैं ये डाल रही हूँ। अगर मैं बाय मिस्टेक कोई भी एक पॉइंट लूज कर जाऊं, तो अरुण जी आप मुझे है ना सिर्फ वो प्रिस्क्रिप्शन दे देना कि कौन सी चीज कैसे रखनी है, ठीक है, तो हम एक पेज पे रहे, है ना। बाकी आई थिंक हमारे सारे डाउट्स आज के सेशन में क्लियर हो चुके हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू, एचआर स्ट्रेटेजी आपने बना ली, एसओपी बना ली, और अभी ऑन द बेसिस ऑफ एसओपी आपको अपना मार्केटिंग और ब्रांडिंग कैसे डेवलप करना है, ये पूरा एक कंपाइल्ड सेशन था जिसको हमने आज कवर कर लिया है। बट इसके अलावा भी अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन आ रहा है, कहीं पे भी हेल्प की जरूरत पड़ रही है, अभी मैं हूं अवेलेबल। मैं बीच में डिस्कनेक्ट आपको शायद लग रही होगी, बिकॉज वहां पे मेरा नेटवर्क का इश्यू बहुत ज्यादा था, मैं आउट ऑफ इंडिया थी इसलिए, लेकिन अभी मैं अवेलेबल हूँ, कोई भी टाइम पे आप मैसेज डालिए और हम वहां पे वो क्लियर आउट कर लेंगे, ठीक है। सो इसी के साथ हम ये सत्र को विराम दे रहे हैं, और नीरज जी, इट्स ओवर टू यू जी। थैंक यू सो मच, और सभी को जय जिनेन्द्र वंस अगेन। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी, सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आप सभी स्कूल संचालकों के लिए। जय जय। कि जो आज का प्रशिक्षण था कि स्कूल मार्केटिंग और एडमिशन प्लानिंग बहुत ही अच्छा रहा, और हमारे नवीन सत्र के लिए ये बहुत ही उपयोगी साबित होगा, ऐसा हम मानते हैं, क्योंकि समय हो चला है। हम पुनः ईश्वर की वंदना करते हुए आज के सत्र को विराम देंगे। सभी अपने हाथों को जोड़ लें, वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। जो मोहे माया माने मति सर मदन मर्दन वीर हैं, जो विपुल विघ्नो बीच में भी ध्यान धारण धीर हैं, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर हैं, वे वंदनीय जिन्हें से तीर्थंकर स्वयं महावीर हैं। बोलिए वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। इसी जयकार के साथ आज के सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि। सभी को जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि।